नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसल इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th प्लांट फिजियोलॉजी का दोस्तों एक लास्ट चैप्टर जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली दोस्तों इसे हम वन शॉट में कर रहे होंगे, ठीक है। इसे हम वन शॉट में करेंगे। ओके। इसमें सारे जो इसमें सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे एनसीईआरटी की लाइन वन बाय लाइन टू लाइन हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ रहे होंगे। एक एक वर्ड का जो मीनिंग है उसको समझते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। जिससे लास्ट टाइम रिवीजन करते वक्त कोई दिक्कत ना आए। उस वर्ड वर्ड पे जो क्वेश्चन बनते हैं वहां से ही बात करते हुए चलते गए, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए पहले फोटो को यहाँ सेट करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते ही क्या करेंगे हम, पहले ताला को तोड़ेंगे, फिर जादू से इसे जूम कर देंगे, एज यू नो। चलिए बात करते हैं इसमें हम क्या पढ़ाएंगे दोस्तों। आज प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में पढ़ेंगे पहले ग्रोथ के बारे में, फिर डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन के बारे में, फिर डेवलपमेंट की बात करेंगे और लास्ट में अपना टॉपिक होगा पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में, ठीक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। You have already studied that organization of flowering plant is in a chapter 5. You have ever thought about where and how the structure like root, stem, leaves, flowers, fruits and seed arise. That too is in orderly sequence. दोस्तों आप ये देखे होंगे कि जो रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, फ्लावर होता है, ये एक सीक्वेंस में अराइज होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब प्लांट ऐसा क्यों करता है। इस चैप्टर में हम बेसिकली डील कर रहे होंगे। यू आर बाय नाउ आर अवेयर द टर्म सीड्स, सीडलिंग, प्लांट्स एंड मैच्योर प्लांट। अब तक आप इस टर्म के बारे में पढ़ लिए होंगे। सीड के बारे में क्या होता है, सीडलिंग क्या होती है, प्लांटलेट क्या होता है एंड मैच्योर प्लांट क्या होता है। You have also seen that the tree continue in increase in height. आप दोस्तों इसके बारे में भी जानते होंगे, इसके बारे में ये जो ट्री होता है कंटिन्यू इंक्रीज इन हाइट और गर्थ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो गया है दोस्तों। जो ट्री होता है, जो ट्री होता है बेसिकली वो वो क्या करता है, कंटिन्यूअस अपने लाइफ में उसकी लाइफ जितनी रहती है तब तक वो अपने हाइट को इंक्रीज करता रहता है, अपने हाइट को इंक्रीज करता रहता है। लेकिन हम लोग का जो एनिमल होते हैं, हम लोग में एक सर्टेन टाइम के बाद वहां पे हाइट रुक जाती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। However, the leaves, flower, fruits are on the same tree not only have limited dimensions but also appear, fall periodically and sometime repeatedly. दोस्तों जो इसमें फ्रूट्स, फ्लावर, लीव्स होते हैं पेड़ में, वो पेरियोडिकली मतलब सीजन के अनुसार गिरेंगे या समटाइम रिपीटेडली लगातार गिरते रहते हैं, ठीक है। ये पेड़ पौधे में चलता रहता है। अभी इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये क्यों गिर रहे हैं, किस कारण से गिर रहे हैं और लगातार क्यों गिर रहे हैं या सीजन के अनुसार क्यों गिर रहे हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है गिरने से। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये बात कर रहे होंगे। Why does vegetative phase precede in flowering in plant? कि बोला है वेजिटेटिव फेज जो होता है प्रिसीड क्यों करता है इन फ्लावरिंग प्लांट में, बताइए ऐसा क्यों होता है। आपकी एनसीईआरटी को क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताइए वेजिटेटिव फेज में ऐसा क्यों हो रहा है, वेजिटेटिव फेज ये जो प्रिसीड कर रहा है इन फ्लावरिंग प्लांट में, बढ़ता जा रहा है फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। तो आप आंसर इसका लिखिएगा। ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यू। तो जो सभी प्लांट होते हैं वो अलग अलग, जो ऑल प्लांट होते हैं प्लांट ऑर्गन मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यू। सभी प्लांट जो होते हैं, सभी प्लांट के ऑर्गन जो होते हैं अलग अलग टिश्यू से मिलके बने होते हैं। इन देयर रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड देयर परफॉर्म एंड दे फंक्शन दे परफॉर्म। दोस्तों जो ये ऑर्गन जो अलग अलग टिश्यू से मिल के बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं, जैसे वो स्ट्रक्चर के बेस पे होता है या उनके टिश्यू के बेस पे या ऑर्गन सिस्टम के बेस पे या उनके जो एक्टिविटी जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेस पे ये डिवाइड होता है अलग अलग स्ट्रक्चर, ठीक है। कैन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ दिस बी अल्टर्ड, क्या ये स्ट्रक्चर और फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, उल्टे हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं।
तो आंसर है यस, हो सकते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ जाइगोट। क्या बोल रहा है? जो सभी प्लांट सेल जो बने हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? जाइगोट से मिलके बने हुए हैं। जाइगोट आपको पता होना चाहिए, वो यूनिट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहीं से लाइफ शुरू होती है। द क्वेश्चन इज देन व्हाई एंड हाउ डज द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कैसे और क्यों डिफरेंट स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको एरोप्लेन मोड पे लगा देते हैं दोस्तों, जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो। चलिए, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक मिनट, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ सम टू प्रोसेस दैट इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको साइड करके यहाँ पे लिख देता भी हूँ दोस्तों। डेवलपमेंट, ऐसे मैं डी वी करके लिख देता हूँ। डेवलपमेंट बराबर होता है ग्रोथ, जी से फॉर ग्रोथ, प्लस और डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। To begin with, the essential and sufficient to know that development of mature plant form a zygote, fertilizers, follow a precise and highly orderly sequence of events। तो जो डेवलपमेंट होता है, जाइगोट का एक नया वर्जन है, उससे बनता है हाईली सीक्वेंस फेज में एक प्लांट ऑर्गन बनता है, या प्लांट मैच्योर प्लांट बनता है। ऐसे हम लोग की बॉडी है, जाइगोट से एक मैच्योर एनिमल या ह्यूमन बींग्स बनते हैं दोस्तों। समझ गए? समझ गए कि नहीं? आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म दैट इज प्रोड्यूस। अब ये इस प्रोसेस से, मतलब डेवलपमेंट से दोस्तों, ये क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जैसे कि रूट, लीव्स, ब्रांच, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, इवेंचुअली दे डाई। जब तक वो डाई नहीं करते तब तक ये बनता रहता है। द द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज जर्मिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई। क्या बोल दिया? द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डेवलप प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट स्टेप क्या है प्लांट ग्रोथ करने में, तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? सीड जर्मिनेशन। सीड को जर्मिनेट कराना है दोस्तों। अगर जब सॉइल में सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा? पहले सीड को जर्मिनेट कराना, ठीक है। द सीड जर्मिनेशन व्हेन द फेवरेबल, यहाँ से इस वाले से ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा। सीड जर्मिनेशन व्हेन द फेवरेबल कंडीशन फॉर अ ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। In absence of such favorable condition, the seed do not germinate and goes into the period of suspended growth of rest। दोस्तों क्या बोल रहा है बेसिकली, जो जब सीड जर्मिनेट कब करेगा? जब उसे फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। फेवरेबल इन्वायरमेंट जैसे कुछ सीड होते हैं जो मॉइस्ट एरिया पे होते हैं, कुछ सीड जो होते हैं ड्राई एरिया पे होते हैं, कुछ सीड जो होते हैं विंटर सीजन में होते हैं, कुछ सीड जो होते हैं रेनी सीजन में होते हैं। जैसे अगर धान की खेती अगर हम गर्मी के सीजन में करेंगे तो नहीं होगा दोस्तों। धान की खेती बेसिकली जब होता है जब बारिश की सीजन आता है, तब वहां पे होता है। और गेहूं का सीजन अगर हम लोग बरसात में करेंगे तो ज्यादा गेहूं की खेती फसल नहीं होगा, या होगा ही नहीं। तो वो कब होगा? जब विंटर सीजन आता है, तब वहां पे हम गेहूं की खेती करते हैं। मस्टर्ड की खेती भी ऐसे होती है ना दोस्तों। एक उसका एक फेवरेबल इन्वायरमेंट है, अगर उस फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं दोगे तो वो नहीं जर्मिनेट करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन दिए जाते हैं जो मतलब फेवरेबल इन्वायरमेंट को उसको प्रोवाइड करा जाता है, वैसे एक इन्वायरमेंट माहौल तैयार किया जाता है, तब भी वो ग्रो कर जाता है, जबकि वो सीजन ना चल रहा हो तब भी। समझ गए? आजकल ये टेक्निक चल रहा है हाईली, समझ गए? इसे बोलते हैं हाईटेक जो होता है, खेती की जाती है जिसे बोलते हैं। वंस फेवरेबल कंडीशन इज रिटर्न, एक बार फेवरेबल कंडीशन आ गई, देन द सीड अस्योर्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ टेक प्लेस। एक बार फेवरेबल कंडीशन आ गई, फिर से सीड अपना रिज्यूम करेगा, मतलब एक बार पॉज था तो रिज्यूम कर लेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी फिर से चलने लगी, और ग्रोथ फिर से होने लगेगी। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। इन दिस चैप्टर यू शैल आल्सो स्टडी some of the factor which is govern and control of these development process। These factors are both intrinsic and extrinsic factor। दोस्तों यहाँ पे ये प्लांट जो होते हैं, ये जो डेवलपमेंट करने के लिए, ये
इंट्रिंसिक फैक्टर भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी होता है। कुछ तो अंदर अंदरूनी कारण, सीड के जो अंदर के कारण होते हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर, और जो सीड के बाहर जैसे मानसून का जो हो गया, टेम्परेचर हो गया, हाई वाटर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, लाइट हो गया, ये सब जो होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ये सब जो हो गया एक्सट्रिंसिक कंडीशन हो जाते हैं। फिलहाल अभी और आगे आएगा। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो ताला को तोड़ेंगे और उसे जादू से क्या कर लेंगे, जूम कर लेंगे। लीजिए जूम हो गया। पहले आप देखिए यहाँ पे कैसे जर्मिनेशन हो रहा है सीड का। जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन्स, बीन्स में देख रहे हैं दोस्तों। बीन्स आप जानते होंगे, राजमा जो होता है बीन्स, ऐसे ही याद दिए। अब ये बीन्स का देखिए यहाँ पे ग्रो कर रहा है, यहाँ पे यहाँ से ग्रो कर रहा है दोस्तों। ये सॉइल है, सॉइल में बीन्स ग्रो कर रहा है। तो जो कहाँ से ग्रो शुरू हुआ है, कॉटिलेंडन है। क्या है, कॉटिलेंडन। और फिर उसके नीचे जो बन रहा है वो क्या है, हाइपोकॉटिलेंडन। उसके ऊपर जो बनेगा क्या होगा, इपीकॉटिलेंडन। ये आपको याद है। नीचे वाला क्या है, हाइपोकॉटिलेंडन। उसके ऊपर वाला पार्ट क्या है, इपीकॉटिलेंडन। यहाँ कॉटिलेंडन है, कॉटिलेंडन के ऊपर वाला पार्ट इपीकॉटिलेंडन, कॉटिलेंडन के नीचे वाला पार्ट हाइपोकॉटिलेंडन हो जाता है। और इपीकॉटिलेंडन, हाइपोकॉटिलेंडन के ऊपर है एक इपिकोटाइल हुक बनता है, इपिकोटाइल हुक, जिससे इपिकोटाइल फॉर्म होता है। समझ गए। यहाँ पे देखिए सीड कोट है, सीड कोट है। सीड को जो कवर किया रहता है वो सीड कोट है। जब जर्मिनेट करने लगता है तो वो रैप्चर होके निकल जाता है, सीड कोट। ऐसे मान लीजिए ये मेरा अंदर सीड है और मेरा जैकेट, ये मेरा जैकेट है, समझ लीजिए। यहाँ पे जैकेट में चेन लगा हुआ है। अब ये सीड कोट है, ये कोट क्या है, सीड कोट हो गया। अब मैं इसकी चेन ऐसे खोलूंगा और ये ऐसे खुलता जाएगा। आफ्टर ऑल एक समय आएगा ये कोट निकल जाएगा और इसके अंदर एक सीड होता है। अब मैं जब यंग वंस रहता है, जब बच्चा रहता है ये सीड, तो उसमें क्या होता है, ये पैक रहता है। समझ गए। आई होप समझ गए हो गया। सीड कोड से आप यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पे अगर समझ में आ गया तो आइए ग्रोथ की बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना टॉपिक ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। ग्रोथ इज रिगार्ड एज वन ऑफ द मोस्ट, क्या बोल दिया, ग्रोथ इज रिगार्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पीसियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स दोस्तों। फंडामेंटल एंड कॉन्स्पीसियस कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स। हम पहले चैप्टर में, इस एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में ये टर्म लिए हैं ग्रोथ की। ग्रोथ जो होता है, इस ग्रोथ जो होता है, हम लोग लिविंग में, लिविंग थिंग में काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे। बेसिकली ये ग्रोथ जो होता है काउंट कराया जाता है, पर उसका कॉन्सियसनेस होता नहीं है, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती नहीं है। तो इसलिए मतलब कुछ में ग्रोथ अपने आप हो जाती है दोस्तों। जैसे रूट जो होता है, वुड, वुड मान लीजिए, वुड एक लकड़ी लीजिए, उसे पानी में रख दीजिए, थोड़े दिन बाद देखेंगे वो वुड जो होता है फैल जाएगा, फूल जाएगा या मोटा हो जाएगा। तो वो उसका भी तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ये कैसा हो गया, ये ग्रोथ में काउंट नहीं किया जाएगा बेसिकली। यहाँ पे इम्बाइबेशन हो रहा है, इम्बाइबेशन हो रहा है, इम्बिबिशन बोलते हैं आप, समझ गए। इम्बिबिशन प्रोसेस से ये क्या कर रहा है, ग्रोथ हो जा रहा है। तो वो ऐसे ग्रोथ जो अपने आप हो जा रहे हैं, तो वो तो चलो ठीक है, वो लिविंग थिंग में आ जाएगा। लेकिन ग्रोथ जो ऐसे, जो डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग से वहां पे दिखाया गया है, ग्रोथ है होता है कि नहीं, तो वहां पे भी ये एक ऐसा इसका एक्सेप्शन हो जाएगी। इसलिए ग्रोथ को प्रॉपरली हम नहीं डिफाइन करते हैं। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं, व्हाट इज अ ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ के आगे आंसर भी दिया है दोस्तों। आंसर क्या दिया है, आइए देखते हैं, ब्लू प्रिंट लेते हैं। Growth can be defined as an irreversible permanent increase in the size of organs or its part or even in the individual cells। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है दोस्तों, बहुत बढ़िया डिफाइन किया है। कह रहा है क्या, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, मतलब एक बार अगर ग्रोथ हो गया तो नीचे नहीं आएगा, सिर्फ ग्रोथ ही होगा, ठीक है। इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन हाइट, हाँ परमानेंट यहाँ पे याद रखिए, परमानेंट शब्द, परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन्स, या उसके ऑर्गन के जो साइज होते हैं ऑर्गन्स, एंड इट्स पार्ट और इवन इट्स इंडिविजुअल सेल्स, जो इंडिविजुअल सेल होते हैं वो भी बड़े होते हैं। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। ये होता है ग्रोथ का डिफिनेशन। चलिए आगे बात करते हैं। जनरली ग्रोथ इज अकोमोडेटेड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। ग्रोथ कैसा प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसमें एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दोनों चलता है। ग्रोथ में क्या होता है, लिविंग बी में एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस होता है, इसलिए मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट ऑकर एट एक्सपेंसेस ऑफ एनर्जी। तब होता है जब एक्सपेंसेस ऑफ एनर्जी होता है, ठीक। देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ। जो लीफ का एक्सपेंशन हो रहा है, लीफ ऐसे चौड़ा हो जा रहा है, वो उसका क्या होता है, ग्रोथ होता है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस इन वाटर। जब
एक लकड़ी को आप पानी में रखोगे तो उसका जो ग्रोथ है आप उसे कैसे डिफाइन करोगे? तो क्या वो ग्रोथ में होता है? बेसिकली आप आंसर करोगे नो, इट इज नॉट अ प्रॉपरली ग्रोथ, बट इट्स अ फॉर्म ऑफ ग्रोथ। फॉर्म ऑफ ग्रोथ एक ग्रोथ का एक पार्ट है होता है दोस्तों, क्योंकि वो इम्बाइबेशन से ग्रोथ करता है, बिकॉज ऑफ इम्बाइबेशन से ग्रोथ करता है, बिकॉज इम्बिशन से ग्रोथ करता है। समझ गए? वो प्रोसेस का नाम क्या है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ फिश? इम्बिबिशन। ठीक है, समझ गए? आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक दिया है, प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट होता है। समझ गए? आइए बात करते हैं क्या होता है, इसमें क्या है। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। क्या बोल रहा है? प्लांट ग्रोथ यूनिक होता है। क्यों यूनिक होता है? क्योंकि ये इसके पास कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है अपने लाइफ टाइम तक अनलिमिटेड ग्रोथ करने की, अनलिमिटेड ग्रोथ करने की इसके पास क्षमता होती है, इसलिए ये इसका यूनिक फीचर हो गया। ठीक है, दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्मेटिक एट अ सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। ये किस वजह से हो रहा है दोस्तों? प्लांट में एक सेल पाया जाता है, उसका नाम है मेरिस्मेटिक सेल। मेरिस्मेटिक सेल कुछ लोकेशन पे पाया जाता है, उसकी वजह से वो कंटिन्यूअस सेल फॉर्मेशन करता रहता है और प्लांट ग्रोथ करता रहता है। समझ गए? आई होप यहाँ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। द सेल ऑफ सच मेरिस्टेम हैव कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। तो उस सेल के पास खुद कैपेसिटी है कि खुद डिवाइड करे और अपने आप को मैच्योर करे। द प्रोडक्ट हाउ एवर सून लॉसेस द कैपेसिटी टू डिवाइड, सच सेल्स मेक अप द प्लांट बॉडी। और ऐसा सेल जो अपनी कैपेसिटी लॉस कर दिए हैं डिवीजन की, वो सेल कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? प्लांट सेल में या प्लांट बॉडी में। समझ गए? दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड, जहां पे नया सेल हमेशा ऐड हो रहा है। एंड प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी टू एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्मेटिक इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ये दोस्तों ये पूछा जा सकता है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या होता है? यहां से बेसिकली मैं हाईलाइट कर देता हूँ। समझ गए? समझे कि नहीं? यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ? हाईलाइट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कैसे डिफाइन करेंगे? न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्मेटिक इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। बेसिकली ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ ऐसा ग्रोथ होता है जो प्लांट में हमेशा नया सेल ऐड होता रहे और जो पुराना सेल होता है वो प्लांट बॉडी में कंटिन्यूअस मैच्योर होता रहे और उसको अपनी एक्टिविटी लॉस कर दे डिवीजन की, मतलब अपनी एक्टिविटी को लॉस कर दे डिवीजन की। तो वो क्या होता है? हमेशा ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है। वो ग्रोथ कैसा होता है? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है। व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्मेटिक केसेस डिवाइड? क्या बोल रहा है दोस्तों? बोल रहा है कि अगर मेरिस्मेटिक स्टॉप हो जाए, मेरिस्मेटिक डिवीजन स्टॉप हो जाए, तब क्या होगा? बताइए, व्हाट हैपन इफ द मेरिस्मेटिक स्टॉप? ग्रोथ क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अगर मेरिस्मेटिक मेरिस्टेम केसेस टू डिवाइड, तब वहां पे क्या होगा? ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। डू एवर दिस हैपन? क्या पूछ रहा है कि डज एवर दिस हैपन? क्या ये होता है? हाँ ये होता है, यस ये होता है। कहाँ होता है? बेसिकली आपको हम अभी पढ़ा के आए हैं मॉर्फोलॉजी में कि एक होता है साइमोस, साइमोज इनफ्लोरेसेंस होता है। क्या होता है? इनफ्लोरोसेंस। साइमोज क्या होता है? इनफ्लोरोसेंस होता है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस होता है साइमोस। ठीक है, अब वो क्या करता है? उसमें जो ग्रोथ होता है दोस्तों, उसमें जो ग्रोथ होता है कैसा होता है? बताइए। उसमें ग्रोथ जो होता है बेसिपिटल ऑर्डर होता है। बेसिपिटल ऑर्डर, बेसिपिटल ऑर्डर होता है। ठीक है, बेसिपिटल मतलब इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्लावर में। एपिकल पार्ट, एपिकल पार्ट, एक मिनट दोस्तों, मैं इसे सही से लिख दूं। यहाँ पे और ऊपर जाओ। apical part convert into फ्लावर। एपिकल पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्लावर में। तो इसलिए उसका ग्रोथ लिमिटेड होता है। सो
सो सो ग्रोथ, ग्रोथ जो होता है लिमिटेड होता है। कैसा होता है? लिमिटेड ग्रोथ होता है। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। क्या इन अर्ली क्लासेस you have studied about the root apical meristem and shoot apical meristem. You have that they are responsible for, you know that they are responsible for, किसके लिए responsible होते हैं? आइए पहले तालों को तोड़ेंगे फिर बताते हैं किसके लिए responsible होते हैं। They are responsible for रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग देयर एक्सिस। क्या किसमें डेवलपमेंट करते हैं? प्रिंसिपली किसमें हेल्प करते हैं? कंट्रीब्यूट, इलोंगेशन, इलोंगेशन करते हैं, इलोंगेट कराते हैं ऑफ द प्लांट अलोंग देयर एक्सिस, इलोंगेट कराते हैं। समझ गए? आई वो समझ गए। ओके। You also know that dicotyledon plant and gymnosperm that lateral meristem vascular cambium core cambium appears in their later life. These are meristem that cause the increase in girth. ये गर्थ को, उसके प्लांट के चौड़ाई को बनाते हैं ऑफ द ऑर्गन इन विच द एक्टिविटी ऑफ दिस नोन एज सेकेंडरी फॉर्म ऑफ ग्रोथ। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज सेकेंडरी फॉर्म ऑफ ग्रोथ। जब उसके गर्थ को इंक्रीज करते हैं, जब उसके गर्थ को इंक्रीज करते हैं तो वो कैसा ग्रोथ हो जाता है? सेकेंडरी फॉर्म ऑफ ग्रोथ हो जाता है। आई होप समझ गए होगे। वेट अ मिनट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे दोस्तों ये डायग्राम की बात करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं इस डायग्राम में क्या है। देखिए, diagrammatic representation of location of root apical meristem and shoot apical meristem and vascular cambium. Arrows exhibit directional growth of the cells and the arrows exhibit direction of growth of the cells and the organs. ये जो एरोस दिखाए गए हैं किस तरफ इसका ग्रोथ होता है वो बताया गया है बेसिकली। ठीक है। सूट एपिकल मेरिस्टेम ये जो होता है कैसा, कौन सा ग्रोथ करेगा? प्राइमरी ग्रोथ। पीजी से हम लिख देते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ओके दोस्तों। वेस्कुलर कैम्बियम में कैसा ग्रोथ चलेगा? सेकेंडरी ग्रोथ। कैसा चलेगा? सेकेंडरी ग्रोथ। बेसिकली पहले हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते थे क्योंकि अब एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ हट गया है तो इसको हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस आपको याद रखना चाहिए वेस्कुलर कैम्बियम किससे बनता है? सेकेंडरी ग्रोथ से बनता है। वेस्कुलर कैम्बियम किससे बनता है? सेकेंडरी ग्रोथ से बनता है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ से बनता है। और यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम दिया है, तो जहां रूट एपिकल, यहाँ रूट या शूट एपिकल मेरिस्टेम जहां भी रहेगा एपिकल मेरिस्टेम, वहां पे कैसा होगा? प्राइमरी ग्रोथ चलेगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइमरी ग्रोथ हो जाएगा, प्राइमरी ग्रोथ हो जाएगा। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब आइए हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ कैसा होता है, ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं? ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ मेजरेबल होता है। ठीक है। ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? पहला, जब सेल के अंदर जो अंदर मटेरियल है, साइटोप्लाज्म में मटेरियल, वो इंक्रीज कर जाए तो वो होता है ग्रोथ। सेलुलर ग्रोथ ऐसे बोलते हैं, जब इंक्रीज कर जाए, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज या साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर जाए तो वो होता है सेलुलर फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है। Since increase in protoplasm is difficult to measure directly, one generally measures some quantity which is more or less proportional to it. देखिए दोस्तों, ग्रोथ, वो जो अंदर का जो मटेरियल है प्रोटोप्लाज्म, उसे मेजर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो साइंटिस्टों ने ऐसा कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज बनाया कि उसे हम मेजर कर सकें। तो कैसा, कौन कौन सा मेजर निकालना है, तो आइए हम बात करते हैं इसमें। पहले क्या करते हैं, इस पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे और उसे करेंगे बात। ग्रोथ इज देयर फॉर मेजर्ड बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर, इसलिए ग्रोथ को अलग अलग पैरामीटर से हम मेजर करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि इंक्रीज हो रहा है तो इसी टर्म में हो रहा है, किसी का लेंथ इंक्रीज कर, किसी गर्थ इंक्रीज कर रहा है, तो कैसे इंक्रीज हो रहा है इसमें बात करेंगे। किसी का नंबर में इंक्रीज कर रहा है, किसी का साइज में इंक्रीज कर रहा है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, समझ गए? आइए बात करते हैं। Some of which increase in a fresh dry weight, increase of fresh weight या dry weight, length, area, volume और cell number। किसमें किसमें इंक्रीज होता है? किसी में इंक्रीज ऑफ फ्रेश वेट होता है, किसी में इंक्रीज ऑफ ड्राई वेट हो रहा है, किसी में इंक्रीज ऑफ लेंथ हो रहा है, किसी में इंक्रीज उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, किसी का उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, किसी में सेल नंबर ही इंक्रीज कर जा रहा है। यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट वन सिंगल मेज, एक सिंगल मेज जो होता है, मेज जानते हो आप?
जो भुट्टा होता है, अरे जिसका पॉपकॉर्न खाते हैं दोस्तों, मेज, रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइस वन मोर देन 17,000 पर सेल, 17,500 पर सेल, या 17,500 पर सेल पर आवर। एक घंटे में दोस्तों मेज का एक जो प्लांट होता है, उसके रूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब साइंटिस्टों ने डाटा लगाया। डाटा क्या लगाया, यहाँ पे एक कैमरा लगाया या कुछ ऐसा जुगाड़ बैठाया कि उसकी सेल के नंबर को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा डाटा लगाया, कुछ मान लीजिए जूम कैमरा लिया और उसको देखा कि जो मेज है वो एक घंटे में कितना सेल बना रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज देखा साइंटिस्टों ने, एक घंटे में एक मेज का जो सीड है, एक मेज का सिंगल जो सीड है जो आगे ग्रोथ करके रूट बना रहा है, जो रूट है उसका, जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, वो कितना सेल नया बना रहा है, 17,500 सेल नया फॉर्म हो रहा है। न्यू सेल कितना बना रहा है, 17,500 नया सेल बन रहा है। आई होप समझ गए होंगे। वेयर ए सेल इन द वाटरमेलन, अब तरबूज, वाटरमेलन तो आप खाए होंगे, तरबूज में इंक्रीज इन साइज अप टू बाई 3,50,000 टाइम्स दोस्तों। अब पहले छोटा सा बच्चा होता है तरबूज, देखो होगा, और वो इंक्रीज करता 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 इतना बड़ा हो जाता है। वो जो इंक्रीज हो रहा है साइज में, वाटरमेलन का जो साइज इंक्रीज हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो वहां पे ग्रोथ हो रहा है, इस वजह से इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, ठीक है। किस वजह से ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ इंक्रीज मतलब उसका जो साइज में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम उसे मेजर कर रहे हैं। पहले वाले में नंबर इंक्रीज कर रहा था, सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसमें सेल साइज इंक्रीज कर रहा है, सेल की साइज, मतलब छोटे से सेल से बड़ा सेल हो जाएगा, समझिए। ये होता है सेल साइज। सेल साइज में किसमें, वाटरमेलन, और सेल नंबर में मेज की रूट में, रूट एपिकल मेरिस्टेम, समझिए। ये आपको दिमाग में बैठाना है। अगर नंबर की बात करें, रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज, अगर साइज की बात करें तो वाटरमेलन, समझ गए। अभी एक और बताया है, इनफॉर्मर, मतलब जो पहले हम सेल रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात की मेज के, ग्रोथ इज एक्सप्रेस एज इंक्रीज इन सेल नंबर। ग्रोथ उस किस फॉर्म में हो रहा है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ग्रोथ हो रहा है। और लेटर वाले में, बाद वाले में, जैसे वाटरमेलन में, एक्सप्रेस ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज, किसके फॉर्म में, जो साइज इंक्रीज, उसके साइज में, वाटरमेलन का जो साइज इंक्रीज कर रहा है उसके फॉर्म में ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल द ग्रोथ इन अ पॉलन ट्यूब, अब एक नया सेल यहाँ पे आ गया दोस्तों, pollen tube. While growth in a pollen tube में कैसा ग्रोथ है, measured in terms of length। पॉलन ट्यूब का जो पॉलन ट्यूब होता है, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए पॉलन ट्यूब है, उसका जो लेंथ, उसमें किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं। एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोटेड द ग्रोथ ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ सरफेस। सरफेस एरिया जो लीफ का इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, लीफ का सरफेस एरिया जो इंक्रीज हो रहा है, वो किससे मेजर करते हैं, एरिया से। उसका किसका मेजर करेंगे, एरिया से, ठीक है। डॉर्सिवेंट्रल लीफ किससे मेजर करेंगे, एरिया से मेजर करेंगे। और पॉलन ट्यूब का जो लेंथ मेजर करेंगे, किससे मेजर करेंगे, लेंथ इंक्रीज ही ना, लेंथ हो मेजर करेंगे, ठीक है। वाटरमेलन का साइज इंक्रीज हो रहा है, और जो रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज है वो किससे, सेल नंबर से इंक्रीज हो रहा है। आई होप समझ गए होंगे। यहां तक अगर बात क्लियर होंगे होगी, आइए आगे बात करते हैं, फेज ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं, किसकी, फेज ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे होंगे दोस्तों। क्या होता है फेज ऑफ ग्रोथ, बेसिकली दोस्तों आपको पहले चित्र दिख रहा होगा, उस चित्र की बात करते हैं। इस चित्र में बेसिकली फेज ऑफ ग्रोथ, फेज देखो तीन फेज होते हैं, हम पहले ही बता गए हैं, यहाँ पे भी बताएंगे। पहले कहाँ बताए हैं, एनाटॉमी में। ग्रोथ के कितने फेज होते हैं, तीन फेज होते हैं, कौन कौन से। आपका पहला हो गया दोस्तों मेरिस्मेटिक ग्रोथ, कैसा हो गया, मेरिस्मेटिक ग्रोथ। दूसरा हो गया इलोंगेशन ग्रोथ, दूसरा हो गया इलोंगेशन। एंड तीसरा हो गया मैचुरेशन, तीसरा हो गया आपका मैचुरेशन। तो इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया बेसिकली 2016 में दोस्तों, 2016 में इस डायग्राम से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया था एम्स से। ऐसे डायग्राम बना दिया था, ऐसे डायग्राम बना दिया था, और पूछा था ए से डी तक क्या मेजर करता है, और जी से ई तक या ई से जी तक क्या मेजर करता है, ए से डी तक क्या मेजर करता है, यहां तक क्या होता है आपका, बताइए। यहाँ आपका हो गया मेरिस्मेटिक जोन या इलोंगेशन जोन, सॉरी इलोंगेशन जोन। यहाँ पे कैसा जोन होगा, इलोंगेट कर रहा है, इलोंगेशन जोन। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इलोंगेशन, इलोंगेशन जोन हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, रफ करके लिख दूं, नहीं तो गाली पड़ेगी मुझे। हाँ, यहां से यहां तक कौन सा ग्रोथ हो गया है, इलोंगेशन हो गया, ठीक है। और यहां से यहां तक का कैसा ग्रोथ हो गया, मैचुरेशन जो हो गया, मैचुरेशन,
रेडिएशन हो गया, समझ गए। ये आप अपने एनसीईआरटी में लिख लीजिए का। ठीक है दोस्तों, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं इसकी। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, जूम इन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस। कितने फेजेस में डिवाइड है? तीन फेजेस में। कौन कौन से? मेरिस्मेटिक, इलोंगेशन, मैचुरेशन। दोस्तों मेरिस्मेटिक एक सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। इलोंगेशन जो उसके बीच में इलोंगेट करता है, और मैचुरेशन उसका डेवलपमेंट कराता है। ठीक है, और हम मैचुरेशन फेज में आपको दिखाए थे, वहां पे रूट हेयर सेल पाया जाता है, और अगर रूट में होता है और स्टेम होता है तो ट्राइकोम्स होता है, पाया जाता है। समझ गए। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट अ रूट टिप्स। रूट टिप को देख के, द the constantly dividing cell both at a root apex and the shoot apex represent the मेरिस्मेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? अपेक्स में रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम में कहा क्या कौन सा ग्रोथ होता है दोस्तों? बेसिकली वहां पे आपका मेरिस्मेटिक ग्रोथ होता है। पहला वाला मेरिस्मेटिक ग्रोथ होता है। अब मेरिस्मेटिक ग्रोथ में क्या होता है बेसिकली, आइए देखते हैं। द सेल ऑफ दिस रीजन रिच, किसमें रिच होता है? प्रोटोप्लाज्म। इसमें बहुत ज्यादा प्रोटोप्लाज्म बनता है दोस्तों। अंदर जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म को ही साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अंदर जो साइटोप्लाज्म है दोस्तों, बहुत ज्यादा अमाउंट है। ठीक है, पोजेस लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई, और बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं दोस्तों। इसके सेल के अंदर बड़ी बड़ी न्यूक्लियस होते हैं। समझ गए? किसके? मेरिस्मेटिक जोन के। देयर सेल वॉल प्राइमरी इन नेचर, इसका जो सेल वॉल होता है प्राइमरी नेचर को होता है। जब हम जब वहां पे सेल सेल चैप्टर पढ़ाए तो वहां सेल की बात किए थे, सेल वॉल की। तो वहां पे सेल प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा होता है बताए थे। तो जो प्राइमरी इसका मैचुरेशन मेरिस्मेटिक फेज का होता है दोस्तों, उसका सेल वॉल कैसा होता है? प्राइमरी नेचर का होता है, और थिन एंड सेलुलोजिक होता है विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन। कैसा होता है? इसका सेलुलोज प्राइमरी नेचर को होता है, थिन होता है, पतला होता है, सेलुलोजिक नेचर को होता है, और अबंडेंट होता है। ज्यादा ज्यादा क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन। आसपास के सेल से कनेक्टेड होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन पाया जाता है। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन क्या होता है मैं पहले ही बता के आया हूँ, जो साइड एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़े, या एडजेसेंट सेल के जोड़े। समझ गए? द सेल्स, अब इसके ऊपर जो सेल है, द सेल, यहाँ पे मैं कलर दूसरा दे रहा हूँ क्योंकि दूसरे की बात कर रहे हैं। द सेल प्रोक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप, अब या रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम से थोड़ा ऊपर या नीचे आए, अवे फ्रॉम दैट टू द, आगे बात करते हैं, टू द नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ताला तोड़ेंगे, ज्यादा जूम कर लेंगे, जूम कर लिए, आइए बात करते हैं। टू द मेरिस्मेटिक जोन, मेरिस्मेटिक जोन से थोड़ा दूर जाएंगे तब क्या होगा? रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। किस फेज की बात करेंगे? आप इलोंगेशन फेज की बात कर रहे हैं। इंक्रीज, अब इलोंगेशन फेज में क्या होता है दोस्तों, आइए बात करते हैं। इलोंगेशन इंक्रीज इन वैक्यूलेशन, जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स का इंक्रीज हो जाता है। वैक्यूल्स का साइज अब इंक्रीज है, पहले न्यूक्लियस बड़ा था, अब इसमें वैक्यूल्स बड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्तों। वैक्यूल्स क्या हो जाएगा? बड़ा बड़ा हो जाएगा। समझ गए? एंड सेल इनलार्जमेंट, अब इसका जो सेल होगा वो भी बड़ा हो जाएगा। वैक्यूल्स इंक्रीज कर रहा है तो सेल भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है दोस्तों। एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, अब जो प्राइमरी सेल वॉल था मैचुरेशन मेरिस्मेटिक जोन में, अब यहाँ पे कैसा बन जाएगा? एक नया नया सेल वॉल डिपोजिशन हो जाएगा। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेज ऑफ दिस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो एक नया कलर लेते हैं, यहाँ पे ग्रीन या ब्लू कलर लेते हैं, ज्यादा बताए। फर्दर अवे फ्रॉम द अपेक्स, अब उसका थोड़े और दूर जाएंगे, दैट इज proximal to the phase of elongation, phase of elongation से और दूर आएंगे। लाइट lies the portions of axis which is the undergoes phase of maturation। अब यहाँ पे क्या आएगा? phase of maturation आएगा। this uh, the cell of this zone attains their normal maximal size in terms of दोस्तों एक मिनट। फेज ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है? फेज ऑफ मैचुरेशन में अब ये क्या करेगा? फेज ऑफ मैचुरेशन, इसका साइज अपने अपने जो साइज को मैक्सिमम लेवल तक, जितना ज्यादा तान सकता है, जितना ज्यादा फुला सकता है, जितना ज्यादा बढ़ा सकता है, वो मैक्सिमम साइज तक ले जाता है फेज ऑफ मैचुरेशन में। ठीक है, एंड सेल वॉल डिपोजिशन में, सेल वॉल थिकनिंग में, और प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाइड, और उसका प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन करता है। मोस्ट ऑफ दिस सेल टाइप यू हैव स्टडी इन क्लास अर्लियर इन रिप्रेजेंट दिस फेज। समझ गए? आई होप यहां तक समझ गए होंगे। अब आइए अगला बात करते हैं ग्रोथ रेट की, पर उसके पहले हम कुछ और बात करेंगे। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे क्या है?
आगे इसी पेज पे बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए मैं अभी बनाया हूँ, जस्ट देखिए क्या है। ये हम बेसिकली मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी में पढ़ के आए हैं तो यहाँ पे बता देंगे ये है रूट के रूट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। रूट जो होता है, रूट के जो नीचे यहाँ पे डॉट डॉट रीजन दिख रहा है, ये रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी है। उसके ऊपर रूट कैप लगा होता है जो कि हेल्प करता है आगे रूट का ग्रोथ करने में। फिर इसके बाद उसके ऊपर लगा होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या है रीजन ऑफ इलोंगेशन? जहाँ पे वेस्कुलेशन होता है, सेल इनलार्जमेंट होता है, आपको भी बता देगा। और मैच्योरेशन में वो मैक्सिमम सेल के मैक्सिमम हाई, जो जितना मैक्सिमम ग्रोथ कर सकता है उसके मैक्सिमम ग्रोथ करता है। और रूट में क्या होता है? मैच्योरेशन रीजन पे रूट हेयर पाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों दो टर्म की बात किया था, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। अगर ऑरिजिन से टिप तक, और ऑरिजिन से टिप तक, अगर ऑरिजिन से टिप तक नीचे आ रहा है तो वो कौन सा इंड होगा? डिस्टल इंड। अगर टिप से ऑरिजिन तक जा रहा है वो कौन सा रीजन होगा? प्रॉक्सिमल रीजन। ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अगर यहाँ समझ गए होंगे तो आइए आगे बात करते हैं ग्रोथ रेट की। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा दोस्तों? ग्रोथ रेट। ये क्या होता है ग्रोथ रेट? द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम एज अ ग्रोथ रेट। जो ग्रोथ हुआ है पर यूनिट टाइम में उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट बोलते हैं। थस रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस इन मैथमेटिक। ग्रोथ रेट को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैथमेटिक में। एन ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन अ वैरायटी ऑफ बेस। अलग अलग सेल अलग अलग वे में प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे अर्थमेटिक ग्रोथ कैसे होता है? इसमें दोस्तों एक सेल हमेशा डिवाइड करता रहेगा, और जो डिवाइड जो जैसे यहाँ पे देखिए एक सेल है, एक सेल से क्या हो गया? दो सेल बने, एक सेल से क्या बने? दो सेल। अब ये वाला सेल जो होता है परमानेंट सेल बन जाएगा, और एक सेल के पास कैपेसिटी रहेगी डिवाइड करेगी। फिर ये सेल डिवाइड करेगा एक में दो, फिर ये वाला सेल एक में दो डिवाइड किया, फिर एक सेल जो होता है परमानेंट बन जाएगा। फिर यही वाला सेल फिर दो में डिवाइड होगा, फिर यही वाला सेल फिर दो में डिवाइड होगा। एक सेल हमेशा दो सेल में डिवाइड होता चला जाएगा, ऐसे कंटिन्यूअस ग्रोथ होती जाएगी। ये हो गया अर्थमेटिक ग्रोथ। अब एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है। एक सेल कन्वर्ट हो गया दो सेल में, फिर दो सेल कन्वर्ट हो गया चार सेल में, चार सेल कन्वर्ट हो गया आठ सेल में, आठ सेल कन्वर्ट हो गया 16 सेल में, 16 से ऐसे 32, 32 से 64, ऐसे दुगना चलता रहता है। ये कौन सा ग्रोथ हो गया? ये हो गया ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ये कैसा ग्रोथ हो गया? ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जो कि हम लोग में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। एक होता है दोस्तों इम्ब्रियोनिक स्टेज में। इम्ब्रियोनिक स्टेज में बेसिकली दो फॉर्म ऑफ ग्रोथ चलते हैं। इम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन से फॉर्म ऑफ ग्रोथ चलते हैं? दो फॉर्म ऑफ ग्रोथ चलते हैं। कौन कौन से? देखिए, जब डेवलपमेंट करते रहते हैं तो पहले ज्योमेट्रिक ग्रोथ करते हैं, मतलब पहले जाइगोट, जाइगोट से फिर जब और अदर स्टेज बनता है मोरूला, ब्रास्टुला, तो ये यहाँ पे कैसे चलते हैं? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। दो, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे बनता रहेगा। फिर 16 से 32, फिर इसके बाद आगे जब हो जाएगा तो अर्थमेटिक ग्रोथ फॉर्म मतलब होने लगा। सिर्फ एक सेल जो होगा डिवाइड होगा दो सेल में, एक सेल डिवाइड होगा दो सेल में, एक सेल डिवाइड होगा दो सेल में, समझिए। पहले ज्योमेट्रिक फिर अर्थमेटिक, ऐसे याद करिए। जीए, जा भैया जा, जा सिमरन जा, ठीक है। जी ए से याद करिए, जी ए, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए यहां से देखिए, ये वाला फॉर्म हो गया ज्योमेट्रिक ग्रोथ और सेल डिवाइड, और ये वाला फॉर्म हो गया अर्थमेटिक सेल डिवीजन, समझ गए? ये आपको पता होना चाहिए डायग्राम से। अगर यहां तक हो गया है तो आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो फिर इसका और डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक की। पहले क्या करेंगे? ताला को तोड़ेंगे, पहले अर्थमेटिक ग्रोथ की बात करेंगे, फिर ज्योमेट्रिक की, ठीक है। The geometric, the growth rate shows as an increase they may be arithmetic और geometric। वो अर्थमेटिक भी हो सकते हैं और ज्योमेट्रिक भी होते हैं। इन अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन। अर्थमेटिक ग्रोथ में कैसा? माइटोटिक सेल डिवीजन, ओनली डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड while the other cell differentiate and mature। जो डॉटर सेल होती है वो ही डिवाइड करती है, बाकी जो होते हैं अदर सेल जो होते हैं डिफरेंशिएट और मैच्योर करने लगेंगे अर्थमेटिक में, ठीक है। एक सेल हमेशा दो में डिवाइड होता रहेगा, एक सेल डिवाइड हो जाएगा दो में, एक सेल डिवाइड हो दो में, और जो डिवाइड होने के बाद जो सेल बचे हैं वो किसमें? परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो अपनी कैपेसिटी लॉस कर दिए हैं डिवीजन की, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। और वो मैच्योर सेल फॉर्म में हो जाते हैं। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक इज the simplest growth of arithmetic the simplest expression of arithmetic is exemplified by the root elongation। किससे? रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट। जो रूट का इलोंगेशन होता है दोस्तों, अभी इलोंगेशन फेज बता गया है, वहां पे कौन सा फेज फॉलो होता है? अर्थमेटिक ग्रोथ, ठीक है। लुक एट पिक्चर ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन्स अगेंस्ट टाइम।
द लीनियर कर्व इज ऑब्टेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लीनियर कर्व ऑब्टेन हुआ है, आप इस ग्राफ से देख पा रहे होंगे। इसका जिमेट उसका फॉर्मूला क्या है, एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी क्या है, लेंथ एट टाइम टी, एल नॉट क्या है, लेंथ एट टाइम जीरो, आर क्या है, ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम होता है। आई हो समझ गए होंगे। अगर यहाँ समझ गए हो तो आइए आगे बात करते हैं। लेट अस नाउ सी द व्हाट हैपन इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, इन मोस्ट सिस्टम इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। इनिशियल ग्रोथ कैसा होता है, ज्यादातर लोगों में इनिशियल ग्रोथ पहला कम होता है, ठीक है, तो वो कैसा होता है, लैग फेज। जब इनिशियल ग्रोथ स्लो होता है तो कैसा फेज होता है, लैग फेज, ठीक है। एंड इंक्रीज रैपिडली, फिर इसके बाद रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा ग्रोथ में, ठीक है। देयर आफ्टर इज एक्सपोनेंशियल रेट, जो रैपिडली इंक्रीज करेगा वो कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल लॉग, ठीक है, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज में हो जाएगा। हेन हियर बोथ द प्रोजनी सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन, अब यहाँ पे दोनों सेल कैसे फॉलो करेंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन फॉलो करेंगे। रिटेन्स द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो, और लगातार ऐसे डिवाइस करते रहेंगे। माइटोटिक जवन माइटोटिक पढ़ा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। However, with the limited nutrient supply, the growth slows down, leading to the stationary phase. After a certain time, अब लगातार ग्रोथ करने के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम एक स्टेशनरी फेज पे आ जाएगा, समझ गए। आफ्टर सर्टेन टाइम एक लिमिटेड ग्रोथ होगा, वहां पे स्लो डाउन हो जाएगा और लिमिटेड स्टेशनरी फेज पे हो जाएगा। इफ वी प्लॉट, अगर हम इसे प्लॉट करते हैं, द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम, वी गेट टिपिकली सिग्मोइड कर्व। हम क्या टिपिकली पाएंगे, सिग्मोइड कर्व पाएंगे। अ सिग्मोइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट। क्या बोला, अ सिग्मोइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। कैसा कर्व मिलेगा, सिग्मोइड कर्व मिलेगा, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कैसा कर्व, हम लोग में कैसा ग्रोथ होता है, सिग्मोइड कर्व फॉर्म में होता है। पहले स्लो होगा, फिर रैपिडली होगा, फिर आफ्टर सम टाइम जाके कांस्टेंट हो जाएगा, समझ गए। आई होप समझ गए। इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर अ प्लांट्स, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं, यहाँ पे जो यह दिया है इक्वेशन, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस एट डब्ल्यू वन इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी। डब्ल्यू वन मतलब डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी। डब्ल्यू वन क्या होता है, फाइनल साइज। फाइनल साइज किसके टेम, वेट हाइट नंबर। और डब्ल्यू नॉट क्या होता है, इनिशियल साइज एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड, जो पीरियड चलने से पहले उसका इनिशियल साइज कितना था। आर क्या है, ग्रोथ रेट। टाइम क्या है, टी से टाइम, टाइम ऑफ ग्रोथ। ई क्या है, ई वाला पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ई क्या होता है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। और यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो आर के पूछा जाता है, जब अर्थमेटिक ग्रोथ पूछा जाता है तो वहां पे आर क्या होता है, ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, समझ गए, ये आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ पे ग्राफ देखिए कैसा ऑपरेट हो रहा है, सिग्मोइड एस शेप बन रहा है, सांप की तरह थोड़ा सा आकार में सिग्मोइड हो जा रहा है, समझ गए। पहले लैग, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर स्टेशनरी फेज हो जा रहा है, समझ गए। आई होप समझ गए होगी। चलिए समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं। हियर आर इज रिलेटिव, अब क्या है यहाँ पे, आर, ओके, ओ माय गॉड, R is the relative growth rate and it also measure the ability of the plant to produce new plant material, refer to efficiency or index। किसको रिफर कर रहा है, efficiency index को, efficiency index को रिफर कर रहा है, समझ गए। R क्या है, यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ है दोस्तों, मतलब ये ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल फॉर्म है, रिलेटिव ग्रोथ किसी के रेस्पेक्ट की बात कर रहा है। आल्सो मेजर एबिलिटी टू द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, रिफर टू एफिशिएंसी इंडेक्स। Hence, final size of W1 depends upon the initial size। W1 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ताला को तोड़ेंगे, जादू से जूम कर लेंगे, ठीक है। Quantitative comparison between the growth of the living system can be made between two. Measurement and comparison of total growth per unit time is called absolute growth. Measurement and comparison of two growth per unit time is known as ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, सॉरी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। क्या होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन बिटवीन टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। और दूसरा होता है ग्रोथ गिविंग द सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस एज कॉमन बेसिस। एग्जांपल में पर इन यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट। पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट। बेसिकली आपको इसकी लाइन समझ नहीं आएगी। आइए एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ की बात हम करेंगे, ठीक है।
two leaves A and B are drawn in that are different size but shows absolute increase in area, but absolute increase in area two gives leaf A and B. However, one of them shows much higher relative growth. आइए देखते हैं इसमें कौन सा रिलेटिव ग्रोथ है और कौन सा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। बेसिकली ये वाला जो डायग्राम है ये है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और ये जो होगा रिलेटिव ग्रोथ रेट होगा आरजीआर, इसे होता है एजीआर। समझ गए? एब्सोल्यूट ग्रोथ को क्या किससे करेंगे? एजीआर से, और रिलेटिव ग्रोथ को क्या आर जी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए? समझेगी नहीं समझे? यहां से लिख देते हैं आर जी आर। समझिए? समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए तो ठीक है। आइए बात करते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होता है। बेसिकली किसी का ग्रोथ निकालना होता है, परसेंटेज ग्रोथ, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ, तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ का निकालना होता है तो फाइनल ग्रोथ एफ जी से लिखता हूं। एफ यहाँ पे एक मिनट, फाइनल ग्रोथ परसेंटेज ऑफ ग्रोथ यहाँ पे एक मिनट, परसेंटेज ग्रोथ, अब जो कौन सा ग्रोथ है वो ही डिपेंड करता है। ठीक है? परसेंटेज ग्रोथ कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे परसेंटेज ग्रोथ? आइए बात करते हैं। परसेंटेज ग्रोथ निकालेंगे फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ अपॉन में इनिशियल ग्रोथ इनटू 100, ये कर देंगे, आपका परसेंटेज ग्रोथ आ जाएगा। ठीक है? अब आइए हम बात करते हैं इसमें कैसे परसेंटेज ग्रोथ निकालेंगे। इसका परसेंटेज ग्रोथ कैसे निकालेंगे आइए बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं परसेंटेज एब्सोल्यूट, एक मिनट, परसेंटेज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे निकलेगा फाइनल ग्रोथ कितना है 10 है, और इनिशियल ग्रोथ कितना है 5 है, और इस फिर इनिशियल ग्रोथ कितना है 5 है, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 100, तो यहाँ से 5 5 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100%। एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना आ गया? 100% ग्रोथ रेट, 100% ग्रोथ रेट शो कर रहा है। समझ गए? आइए अब रिलेटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। रिलेटिव ग्रोथ कैसे होता है यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है? पर फाइनल फाइनल ग्रोथ क्या होता है 55 इसमें दिया हुआ है, इनिशियल कितना दिया हुआ है 50 है, और इसमें फाइन इनिशियल कितना है सॉरी 50 है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 5 अपॉन में 50 इंटू 100 हो जाएगा नहीं, फिर यहाँ पे करेंगे तो 5 अपॉन यहाँ से 10 हो जाएगा, ये 10 कट जाएगा तो यानी 10% आ जाएगा। कितना रिलेटिव ग्रोथ कितना हुआ? परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ग्रोथ 10%, परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट ग्रोथ 100%। समझ गए? ये डिफरेंस आ जाएगा। आई होप समझ गए होगे। अगर समझ गए तो आइए बात करते हैं कंडीशन ऑफ ग्रोथ। क्या कंडीशन है ग्रोथ की? Why do you not try to write down what do you think necessary condition for growth? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो नेसेसरी कंडीशन है ग्रोथ का आप उसे लिख लीजिए। जाहिर सी बात है आप लिख लीजिए क्या क्या कंडीशन है, आप अपना लिस्ट बनाइए। दिस लिस्ट में भी है वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर द ग्रोथ। ठीक है? द प्लांट ग्रोथ ग्रो इन साइज बाय सेल इनलार्जमेंट, किससे ग्रो करता है? बाय सेल इनलार्जमेंट से ग्रो करता है। विच इन टर्न्स रिक्वायर वाटर, जिसको पानी चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए। अ टर्बिडिटी ऑफ द सेल हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ, जो उसका टर्बिडिटी ऑफ सेल होते हैं एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को फैलाने मतलब ग्रोथ को एक्सटेंड करने में काम आता है। ठीक है? Thus, plant growth further development is intimately linked to the whatever the status of plant. ठीक है? वाटर आल्सो प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, वाटर क्या यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है? मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीड्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है? बेसिकली वाटर जो होता है किसकी तरह काम कर रहा है? एंजाइम, एंजाइम को ग्रोथ को हेल्प करने में एंजाइम की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी, जो एनर्जी चाहिए होता है वो किस फॉर्म में दे रहा है? ऑक्सीजन के फॉर्म में, जिससे ग्रोथ की एक्टिविटी चलती रहे। ठीक है? न्यूट्रिएंट, मैक्रो एंड माइक्रो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों ये मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों के फॉर्म में चाहिए होता है ग्रोथ एक्टिविटी करने के लिए। समझ गए?
आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं। इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे देखिए, in addition every organism has optimum temperature range be situated of its growth. Any deviation from this range could be detrimental to the survival. Environmental signals such as light and gravity also affect certain phase and cer- environmental signals such as light and gravity also affect certain phase of growth and stage of growth। समझ गए? कौन कौन से इन्वायरमेंट भी ग्रोथ को अफेक्ट करता है दोस्तों, समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो क्या करेंगे, ताला को तोड़ेंगे और इसे जूम कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। पहला डी पहला डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है डिफरेंशिएशन? द सेल डिराइव फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। दिस एक्ट लीडिंग टू द मैच्योरेशन। अब ये क्या करेगा, मैच्योरेशन को प्रमोट करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। आई हैव सम कोल्ड दोस्तों, सॉरी फॉर दिस। चलिए क्या बोल रहा हूँ, द सेल डिराइव फ्रॉम रूट एपिकल, जो रूट एपिकल मेरिस्टेम से शूट एपिकल मेरिस्टेम से डिवाइड हुए हैं, और या कैम्बियम से, जो क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टूट रहे हैं, और मैच्योर होकर एक अलग सा स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ठीक है। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगोज फ्यू टू द मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन द सेल वॉल एंड द प्रोटोप्लाज्म। बहुत कुछ से और ज्यादा चेंजेस करता है, छोटे से बड़ा चेंजेस करता है, माइनर से मेजर चेंजेस करता है डिफरेंशिएशन के दौरान। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू ट्रैकियरी एलिमेंट, जो जाइलम में पाया जाता है, ट्रैकियरी एलिमेंट, द सेल वुड लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म। अब वहां पे प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाती है। ठीक है। दे वुड डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल। लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं टू कैरी वाटर लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। दोस्तों जो ट्रैकिलरी एलिमेंट होते हैं वो वाटर को कंडक्ट कराते हैं, जाइलम जाइलम के पार्ट होते हैं, वाटर को कंडक्ट कराते हैं कहाँ तक, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो जाता है जब ये डिफरेंशिएशन करता है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। उसकी जगह एक नया लेता है, लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है। ठीक है। जो कि हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्ट में। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है डी डिफरेंशिएशन। क्या है डी डिफरेंशिएशन? ये क्या होता है, द plant shows another interesting phenomena, the living differentiated cell that by now lost the capacity to divide and regain the capacity to divide under the certain condition। जो प्लांट थे पहले डिफरेंशिएट करके सेल बने, अब वो क्या किए, थोड़े समय तक के लिए वो अपनी कैपेसिटी लॉस कर दिए थे डिवीजन के, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो खुद से फिर से डेवलपमेंट कर दिए, मतलब अपने अंदर कैपेसिटी ला दी है कि फिर से डिवाइड हो जाएंगे। तो उस कंडीशन को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डी। पहले डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट के बाद अपना कैपेसिटी लॉस कर दिए डिवाइड करने के लिए, लेकिन आप जब मैच्योर हो गए, जब बड़े हो गए, तो उनको फिर से चाहिए कि भैया मैं डिवाइड करूंगा, तो फिर वो डिवीजन करने के लिए फिर से कैपेसिटी ला रहे हैं, तो इसीलिए बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। अब ये कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम फॉर्मेशन के लिए जैसे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, खॉर कैम्बियम, और फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल। फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल से क्या बनाते हैं, कॉर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं। समझ गए। आइए अब रीडिफरेंशिएशन की बात करते हैं। While doing so, such meristem tissue are able to divide and produce cell to once again lost the capacity। अब ये डी डिफरेंशिएशन करने के बाद एक बार फिर अपनी कैपेसिटी लॉस कर दिए हैं टू डिवाइड, अपनी कैपेसिटी लॉस कर दी है किसमें, डिवीजन करने के लिए, बट मैच्योर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। लेकिन मैच्योर होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन पर परफॉर्म करते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। इसी को क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन। आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं। लिस्ट ऑफ द, अब यहाँ पे बात करते हैं, लिस्ट ऑफ द सम ऑफ द टिश्यू वुडी डाइकोटिलेडोन प्लांट दैट आर प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। कौन है, वुडी डाइकोटिलेडोनियन प्लांट जो होते हैं किसके प्रोडक्ट है, रीडिफरेंशिएशन की। यह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है।
इंपॉर्टेंट है। वुड हाउ वुड यू डिस्क्राइब ट्यूमर्स, ट्यूमर्स को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे आप बताइए। व्हाट वुड यू कॉज पैरेनकाइमस सेल्स दैट आर मेड अप ऑफ डिवाइड अंडर द कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट एक्सप्लांट बोलते हैं दोस्तों, वहां पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वी हैव क्या है, वी हैव मेंशन दैट ग्रोथ प्लांट इज ओपन टाइप। प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है, समझिए कि नहीं। दैट इट कैन बी डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसको हाईलाइट करना चाहूंगा। ग्रोथ कैसा होता है प्लांट में, ओपन टाइप होता है। दैट इट कैन बी डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट भी कर सकते हो और इनडिटर्मिनेट भी होता है दोस्तों, समझ गए। आई होप समझ गए होगे। नाउ वी से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन बिकॉज ऑफ द टिश्यू सेल और टिश्यू अराइजिंग आउट द सेम मेरिस्टेम्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी। द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योरिटी एट सेल एंड टिश्यू इज आल्सो डिटरमिनेड बाय द लोकेशन ऑफ सेल विद इन देम। जो कि उसके अंदर सेल होगा उससे भी हम फाइनल डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कितना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल में बात है, सेल पोजीशंस अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएटेड एज अ रूट कैप। जो रूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या क्या डिफरेंशिएट हो रहा है, रूट कैप। व्हाइल द दोस पुश अप एट प्राइमरी मैच्योर एज एपिडर्म्स। कैन यू ऐड फ्यू मोर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, आप ऐसे और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सूट एपिकल मेरिस्टेम में भी होता है दोस्तों, समझ गए। सूट एपिकल मेरिस्टेम में भी ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ चलता है। आइए डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, मैं पहले बता के आऊं। डेवलपमेंट इज अ टर्म ऑफ इंक्लूड दैट ऑल चेंजेस दैट occur एंड ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल फॉर जर्मिनेशन ऑफ वन जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू द सेनेसेंस। क्या बोल रहा है, जो सीड जर्मिनेशन से बुढ़ापा तक, जो सेनेसेंस, बुढ़ापा, सेनेसेंस मतलब यहाँ पे बुढ़ापा है दोस्तों। सीड जर्मिनेशन से बुढ़ापा तक जो चेंजेस आ रहे हैं, सभी चेंजेस वही होता है डेवलपमेंट, वही क्या होता है डेवलपमेंट। यही जो ऐसे कहते हैं, बच्चे से अगर जो बूढ़ा हो गया, बच्चे से जो बूढ़ा हुआ, उस बीच में जो चेंजेस आए, अभी हम लोग के भी चेंजेस आते हैं, कभी दाढ़ी मूछा नहीं हुआ करती थी, कभी एकदम हैंडसम से लुकिंग बंदा होता था, अब दाढ़ी मूछा आ गई। तो ये क्या हो जाता है, तो ये ऑल जो चेंजेस हो रहे हैं, ये दोस्तों क्या हो रहा है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है। डायग्मेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस विच कंस्टिट्यूट द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स ऑफ हायर प्लांट इन द फिगर इट इज आल्सो एप्लीकेशन इन टिश्यू एंड ऑर्गन। आइए बात करते हैं आगे दोस्तों। इसमें क्या करते हैं, पहले ताला तोड़ेंगे, इसे जूम कर लेंगे, लीजिए जादू से जूम कर दिया। पहले ये समझते हैं कैसे होता है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, इट इज रिप्रेजेंट प्लांट सेल में कैसे होता है दोस्तों। पहले देखिए मेरिस्मेटिक सेल है, मेरिस्मेटिक सेल क्या करता है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ करेगा, फिर एक्सपेंशन करेगा। कैसे करेगा, एक्सपेंशन करेगा, एक मिनट रुक जाइए। पहले क्या करेगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ करेगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ करने के बाद क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा, एक्सपेंशन करने के बाद क्या करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा डिफरेंशिएशन करेगा, डिफरेंशिएट करके क्या करेगा, मैच्योरेशन होगा, मैच्योरेशन करने के बाद मैच्योर सेल बनेगा, मैच्योर सेल बनने के बाद बुढ़ापा आएगी, बुढ़ापा आने के बाद डेथ हो जाएगी, समझ गए। अब यहाँ पे प्लाज्मेटिक ग्रोथ कैसे हो रहा है, सेल डिवीजन से हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, समझ गए। ऐसे चल रहा है तिरछा, पहले मेरिस्मेटिक मेरिस्मेटिक में प्लाज्मेटिक ग्रोथ, प्लाज्मेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, इलोंगेशन जिसे बोलते हैं, इलोंगेशन के बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन, मैच्योरेशन से मैच्योर सेल, मैच्योर सेल से सेनेसेंस हो जा रहा है, बुढ़ा बुढ़ा जा रहा है, बुढ़ा के फिर इसके बाद जाहिर सी बात है एक दिन सब जो आए हैं वो जाएंगे, तो वहां पे डेथ हो जाएगी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो चले गए हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो है यहाँ पे, जो आए हैं वो जाएंगे। ठीक है, एज की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, जीवन की बात कर रहा हूँ। अगर आप आए हो, आपकी मृत्यु मृत्यु होना तय है, वो एक बड़ा सत्य है। तो हम कहते हैं, क्या क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, नंगे आए थे, नंगे जाओगे। तो समझ गए, चलिए, अगर यहाँ पे समझ गए होगे तो आइए आगे बात करते हैं। नहीं समझे तो ये बड़ी बातें हैं, आपको नहीं समझ में आएगी क्योंकि आप बच्चे हो, फिलहाल आप बच्चे नहीं हो, आप ज्यादा समझदार हो, समझ गए। आगे बात करते हैं, क्या है, प्लांट फॉलो डिफ एक मिनट, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, प्लांट अलग अलग पाथवे फॉलो करता है इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट या फेज ऑफ लाइफ को अपना, जो उसके
लाइफ के फेज चल रहा है उसमें दोस्तों कभी क्या होता है, प्लांट का क्या है, एनिमल के भी केस में ऐसे होता है, जब एनिमल ग्रो, जैसे हम हमारी बॉडी है, हम लोग एनिमल के केस में आते हैं दोस्तों, एनिमल जानते हो जानवर के केस में, तो हम लोग ह्यूमंस में आते हैं, जो ह्यूमन बींग्स किस में होते हैं, एनिमल्स केस में, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, मान लीजिए हम अपना केस ले ले रहे हैं, उसमें जो डेवलपमेंट होता है एक इन्वायरमेंट के तौर पे होता है, जो अभी कोविड-19 के आया था, तो उसके तौर पे हमारी इम्यूनिटी तैयार हो रही थी। तो अलग-अलग जो वायरस आ रहे हैं, जो कॉमन कोल्ड आ रहे हैं, जैसे अभी जुकाम हो गई तो मैं इससे पूछ रहा हूँ, तो ये इससे हम लड़ रहे हैं। ये इन्वायरमेंट के फेज में हो गए, और एक फेज ऑफ लाइफ हो गया। अब लाइफ के फेज में भी अलग-अलग धारणाएं होती हैं, कभी कोई गर्लफ्रेंड, कभी कोई रिश्तेदार, कभी कोई मम्मी मम्मी पापा, या फैमिली ड्रामा टाइप क्वेश्चंस, या कुछ भी कह सकते हो, ये सब चलता रहता है लाइफ, स्टूडेंटिक लाइफ में, ठीक है। तो ये सब होता रहता है दोस्तों, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे प्लांट का भी होता है, जाहिर सी बात है, जो हम लोग के अंदर चल रहा है वो प्लांट में भी चल रहा है, क्योंकि वो लिविंग थिंग है। लेकिन जाहिर सी बात है उनका अलग होता है ना, तो अब वो इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में बात काम करेंगे, और उनके फेज ऑफ लाइफ की बात करेंगे, टू डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब बड़े होंगे, पहले छोटे थे बेचारे, कितना जैसे क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते थे क्या सब लोग लुल्लू अरे बुल्लू ये करने लगते हैं, लेकिन जब बड़े होने लगते हैं तो ये देखो सीनियर हो गया, उसको तोड़ने लगते हैं, बिछाड़ने लगते हैं, तो अलग अलग बातें हो जाती हैं। खैर यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे कैसे वो अपने आप को ढाल रहा है प्लांट, आइए देखते हैं, इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में और फेज ऑफ लाइफ के रिस्पेक्ट में। द एबिलिटी, इसी इसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लांट फॉलो करता है अलग अलग पाथवे इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में और फेज ऑफ लाइफ के रिस्पेक्ट में। तो ये एबिलिटी जो है इसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी, क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी, ठीक है। अब यह बताए प्लास्टिसिटी, जैसे कि हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर में दोस्तों हेट्रोफिली देखनी पड़ती है। आइए बात करते हैं हेट्रोफिलस कंडीशन क्या होती है, आइए देखेंगे। इन सच प्लांट द जुवेनाइल प्लांट, इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ जुवेनाइल प्लांट, जो छोटे बच्चे प्लांट होते हैं इनका यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ये जुवेनाइल प्लांट है, ये बच्चे वाला प्लांट है, और ये बड़ों वाला प्लांट है। अब इसको छोड़ देंगे लोग, इसको क्यों तोड़ेंगे, लेकिन बच्चे, इस जो अडल्ट हो गया है, इसे कहेंगे भैया तुम अब इस जीवन इस धरती पे रहने लायक नहीं हो, तो चलो तुमको तोड़ लिया जाए इसे खाने के लिए, समझ गए। ऐसे होते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ भी, ठीक। लाइफ ऑफ जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोस इन मैच्योर प्लांट, ठीक है। मैच्योर प्लांट से अलग अलग होते हैं, ये बच्चों वाला हो गया, ये बड़ों वाला हो गया, समझिए। ऑन अदर हैंड डिफरेंट इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस इन एयर एंड दोज इन वाटर कप। अब एक और होता है, पहले पहले बताया क्या कि बच्चे और बड़े में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए बच्चे में छोटा सा लीफ पाया गया, और उसका लीफ का स्ट्रक्चर कैसे है, और बड़ों में कैसा का लीफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये डिफरेंस है। और अब यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए बड़े और बड़े में एक अडाप्टेशन का है। मान लीजिए एक है युगांडा का और एक है इंडिया का। युगांडा मतलब क्या होता है, वहां पे थोड़े ब्लैक टाइप लोग होते हैं, ब्लैक पर्सन लोग होते हैं। अपनी इंडिया में वहां पे ब्लैक 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 व्हाइट नहीं होता है, तो अपनी इंडिया में हिंदू मुस्लिम हो जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम क्या, इसकी तरफ फिलहाल यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट और वाटर हैबिटाट की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रसिया से एक है रसिया का बंदा, और एक है यहाँ का इंडिया का। अब यहाँ पे देखिए, इंडिया का बंदा जो है एकदम, क्या बोलते हैं उसे, ठंडी लग रही है, ठंडी मतलब ठंडी जब लगती है तो क्या करता है, बहुत सारे कपड़े पहन लेता है, मात्र 17 डिग्री सेल्सियस में, मात्र 17 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन एक रसिया का जब बंदा आएगा, वो 17 डिग्री सेल्सियस में कपड़े उतार के भेजेगा, वो गंजी पहन के चलेगा, चड्डी पहन के चलेगा, तो वो होता है टेरेस्ट्रियल वाला, समझ गए कि नहीं। ऐसे इसमें केस में एक प्लांट है टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे हो रहा है, एक प्लांट है वाटर। अब उसको कंडीशन अलग मिल गई भाई, वहां पे कंडीशन अलग थे, वहां पे भाई रसिया में तो -डिग्री सेल्सियस जाता है, तो उसके लिए तो वहां टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसमें टेरेस्ट्रियल वाले में, जैसे यहाँ पे टेरेस्ट्रियल वाला यहाँ पे मिल रहा है उसको एयर, ठीक है वहां पे, लेकिन वहां पे वाटर वाले में वहां पानी मिल रहा है, तो उसको बहाव को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या होता है वहां पे, ये टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये किसमें हो रहा है, बटर कैप में। ये भी एक फॉर्म ऑफ प्लास्टिसिटी है, ठीक है। On the other hand, difference in the shape of leaves produced in air, those and produced in water, buttercup also represent the heterophilous condition due to the environment. ये किस वे रिस्पेक्ट में बना रहा है, environment के। This phenomena of heterophilous is example of plasticity. ये किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोफिलस के प्लास्टिसिटी का, ठीक है। जैसे हेट्रोफिलस कैसे में दिखाया गया, पहला एग्जाम्पल है लाक्स पर, दूसरा एग्जाम्पल है बटर कप में, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं।
आगे आते हैं नेक्स्ट पेज में, ताला को तोड़ेंगे, इसे जूम करेंगे दोस्तों। जूम कर दिया। Thus, growth, differentiation and development are very closely related even in the life of the plant। अब ये बता रहे हैं जो ग्रोथ होता है, डिफरेंशिएशन होता है, डेवलपमेंट होता है, बहुत क्लोज टर्म होता है। ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसीडर, अब क्या बोला है, डेवलपमेंट इज कंसीडर एज अ सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये तो मैं पहले लिखा के आया हूँ। डेवलपमेंट प्लस ग्रोथ, डेवलपमेंट बराबर होता है ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट इन प्लांट इज दैट इज बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। प्लांट में ग्रोथ है, ग्रोथ हो रहा हो, और उसमें डिफरेंशिएशन भी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिक फैक्टर। अब ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी हो सकता है और एक्सटेंसिक फैक्टर भी हो सकता है। या कह सकते हो जो इंसान का टेंशन होता है वो अंदरूनी टेंशन भी हो सकता है और बाहरी भी टेंशन हो सकता है। समझ गए। द फॉर्मर इंक्लूड बोथ इंट्रासेलुलर, और ये दो जो दोनों हैं ये कैसे होंगे, इंट्रासेलुलर, जेनेटिक लेवल भी हो सकते हैं और इंटरसेलुलर फैक्टर हो सकते हैं। या तो एक ही सेल में हो सकते हैं, टेंशन जैसे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर एक ही सेल में हो सकते हैं, या दो अलग अलग सेल के बीच हो सकते हैं। समझ गए। केमिकल केमिकल सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे कि इंटरसेलुलर की बात करेंगे तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करेंगे। अगर इंट्रासेलुलर आ जाए तो वहां पे जेनेटिक की बात हो जाएगी। ठीक है। वाइल द लेटर वन, जो बाद वाले में है यहाँ पे एक्सटेंसिव फैक्टर क्या होता है, लाइट होता है, टेम्परेचर होता है, वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है एंड न्यूट्रिशन होता है। ये एक्सटेंसिव फैक्टर हो गया है। समझ गए। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं पीजीआर की। अब यहाँ से अपना चैप्टर धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ेगा, लेकिन ये अपना लास्ट टॉपिक होगा पीजीआर का। अब पीजीआर एक बड़ा टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, चलिए बात करते हैं पीजीआर की। किसकी, पीजीआर की बात करते हैं दोस्तों। पहले कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल डिराइव्स फ्रॉम केमिकल कंपोजिशन, किससे, केमिकल कंपोजिशन इंटरसेलुलर होता है। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, इंडोल कंपाउंड जैसे इंडोल 3 एस्टिक एसिड होता है, जैसे आईएए किसका होता है, ऑक्सिन का होता है। एडेनिन डेरिवेटिव, एडेनिन डेरिवेटिव किसका होता है, N6 फॉरफ्यूराइल प्यूरिन जो कि काइटिन का होता है, साइटोकाइनिन का होता है। ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव कौन होता है, एब्सिसिक एसिड एबीए। और टर्पिन्स, टर्पिन्स किसका डेरिवेटिव होता है, जिब्रेलिक एसिड का, GA3। और गैसियस में होते हैं इथाइलिन जो कि C2H4 होता है। समझ गए। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर वेरियस डिस्क्राइब एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन। लिटरली प्लांट हार्मोन को क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। प्लांट ग्रोथ, द पीजीआर कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। पीजीआर को दो भागों में बांटा गया है बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस ऑफ द लिविंग प्लांट बॉडी। ठीक है। वन ग्रुप ऐसे पीजीआर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज। एक में क्या होता है, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले पीजीआर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक पीजीआर ग्रोथ प्रमोटिंग होता है, एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है, एक प्लांट ग्रोथ इनिबिटर होता है जो इनिबिट करता है। ठीक है। सच एज सेल डिवीजन, जैसे ग्रोथ प्रमोटर कौन सा, सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला, सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करने वाला, पैटर्न फॉर्मेशन करने वाला, टॉपिक ग्रोथ करता है, फ्लावरिंग करता है, फ्रूटिंग करता है, सीड फॉर्मेशन करता है, ये होता है। दीज आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ये क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के एग्जांपल कौन कौन से, जैसे कि ऑक्सिन होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जिब्रेलिन होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, साइटोकाइनिन भी होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तीन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं कट्टर वाले। The PGR of the other group play an important role in the plant response to wound or stress ए ऑफ एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक में वो जब वाउंड हो जाता है, घाव बन जाता है, ये स्ट्रेस कंडीशन में पीजीआर वैसे होता है, वहां पे उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। दे आल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज सच एज डोरमेंसी एंड एब्सिशन लाते हैं, डोरमेंसी लाते हैं और एब्सिशन कराते हैं दोस्तों। द पीजीआर एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू दिस, अब इसमें एब्सिसिक एसिड आता है। ठीक है। द गैसियस पीजीआर इथाइलिन कुड बी फीड आइदर द ग्रुप बट दे आर लार्जली इनहिबिटर एक्टिविटीज। दोस्तों ऐसा एक पीजीआर है जो कि प्लांट ग्रोथ एक्टिविटी को प्रमोट भी करता है और इनहिबिट करता है, जैसे कि पीजीआर ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन होता है वो प्रमोट भी करता है और इनहिबिट भी करता है। इसको इसे मतलब ज्यादातर रखा नहीं जाता किसी ग्रुप में, लेकिन ज्यादातर क्योंकि ये ज्यादातर इनहिबिटर है इसलिए हम कैसे करते हैं, इसे कहाँ रखते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में ही रखते हैं। समझ गए। आई होप समझ गई होगी, समझ गए कि नहीं।
आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या होता है दोस्तों, अपना डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करते हैं। ठीक, आई होप समझ गए। अब अलग अलग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की कैसे डिस्कवरी हुई उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करते हैं दोस्तों। क्या होता है इसमें, देखिए अब हम पढ़ेंगे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये कैसे कैसे डिस्कवर हुए हैं। बेसिकली दोस्तों ये साइंटिस्टों ने कोई इसी पे पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे थे। बेसिकली ये चमत्कार ही हुआ, उनको ये चीज मिल गए। बेसिकली ये दूसरे पे, साइंटिस्टों ने दूसरे पे काम कर रहे थे, लेकिन वो मिल गया दूसरा चीज। ठीक है, आइए बात करते हैं। जैसे कि इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच फाइव, यहाँ पे बताया गया है, डिस्कवरी ऑफ ईच फाइव मेजर ग्रुप ऑफ पीजीआर हैव बीन एक्सीडेंटल। कैसे हुआ है, एक्सीडेंटल हुआ, अपने आप से हो गया, मतलब काम कर रहे थे किसी और पे, मिल गया कुछ और। ठीक है, ऑल दिस स्टार्टेड विद ऑब्जर्वेशन ऑफ, ये कब शुरू हुआ, जब चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रेंच डार्विन। दोस्तों आप डार्विन नाम सुने होंगे, चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे जो उनके बेटे थे फ्रांसिस डार्विन, when they were observed the कोलेप्टाइल ऑफ कैनेरी ग्रासेस, एक कैनेरी ग्रास हुआ करता था दोस्तों उनके घर में, एक कैनेरी ग्रास हुआ करता था, उनको ध्यान से देख रहे थे। रिस्पॉन्ड टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन मतलब वो सन के लाइट के प्रेजेंस में एक तरफ ही घूम रहे थे। ठीक है, बाय द गाय ग्रोइंग टुवर्ड द लाइट सोर्सेज फोटो पेरियोडियम, जैसे जैसे लाइट घूम रही वैसे से वो घूम रहे थे, यूनिलेटरल मूवमेंट कर रहे थे वो बहुत ये ऑब्जर्वेशन की। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इट वाज कंक्लूड दैट टिप ऑफ कोलेप्टाइल, जो वो कैनरी ग्रास का टिप था, जैसे यहाँ पे ये देख पा रहे हो, ये जो टिप था इसके टिप पे was a site of transmittable influence that caused the beginning of entire कोलेप्टाइल। उसके पास कुछ ऐसा है जो उसे बेंडिंग ऑफ एंटायर, जो उसे बेंड करने में हेल्प कर रहा है। पर ये बता नहीं पाए ऐसा वो कौन चीज है। ये बस इतना बता पाए कि वहां पे कोलेप्टाइल पे कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से ये उसका एंटायर कोलेप्टाइल सूर्य की तरफ मुड़ जा रहा है। बाद में कोई साइंटिस्ट आए, ऑक्सिन, मतलब बाद में कोई साइंटिस्ट आए, एफ डब्ल्यू वेंट। ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड बाय एफ डब्ल्यू वेंट, किसके द्वारा ऑक्सिन आइसोलेट किया गया था ये आपको पूछा जाएगा। लेकिन काम किसने शुरू किया था, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने। लेकिन ऑक्सिजन डिस्कवर किया कि किसने, आइसोलेट किसने किया था, एफ डब्ल्यू वेंट ने, फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। एक ओट सीडलिंग था, उसके टिप्स ऑफ कोलेप्टाइल से इन्होंने ऑक्सिजन टर्म, ऑक्सिजन जो है डिस्कवर कर लिया है। समझ गए, कर लिया था, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। समझ गए तो आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं और उसे जूम करते हैं, अब बात करते हैं क्या है द बकाने फुली सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस। जैसे कि बकाने फुली सीडलिंग डिजीज होता है, डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय द फंजाई पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकुराई। किसके द्वारा, जिब्रेला फ्यूजिकुराई के द्वारा एक फुली सीडलिंग डिजीज कॉज किया जाता था, किसमें, राइस में। ये किसने देखा, ई कोरवासा ने 1926 में रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन अ राइस सीडलिंग व्हेन दे आर they were treated with sterile filtrate of fungus. The active substance were later identified as gibberellic acid. जो एक्टिव सब्सटेंस था वो बाद में देखा गया, वो कौन सा सब्सटेंस था, जिब्रेलिक एसिड था। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं और अदर साइंटिस्ट की, जैसे स्मूग एंड हिज को वर्कर, जो उनके सहयोगी थे, स्मूग और को वर्कर, ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल, किससे, इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको प्लांट लिए थे, और टोबैको प्लांट स्टेम, द कैलस ऑफ मास, कैलस क्या बोलते हैं, अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल proliferate only if ऑक्सीजन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंट विद द वन ऑफ फॉलोइंग। इन्होंने क्या किया था, स्मोक और कोवर्कर ने साइटोकाइनिन लिया, साइटोकाइनिन एक ज्यादा मात्रा में लिया, प्लस ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साइटोकाइनिन, क्या लिखूंगा, एक मिनट दोस्तों, साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सीजन,
ठीक है। साइटोकाइनिन ज्यादा मात्रा में लेंगे, ऑक्सिन थोड़ा कम मात्रा में लेंगे, ये मीडियम रहेगा, तो फिर यहाँ पे सेल जो है डिवीजन कर लेगा, सेल डिवाइड कर जाएगा। तो जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है वो डिवीजन कर जाएगा। ठीक है। द ठीक है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू ईस्ट को द एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क और डीएनए मिलर एट ऑल, मिलर जो है स्मूग और मिलर थे, मिलर एट ऑल 1955 में later identify the crystallized cytokinin promoting active substance they are as chitin। साइटोकाइनिन प्रोमोटिंग सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं काइटिन में पाया गया, काइटिन के फॉर्म में पाया गया। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग द मिड 1960 थ्री इंडिपेंडेंट रिसर्च रिपोर्टेड प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स। देखिए 1960 में, मिड 1960 में तीन इंडिपेंडेंट जो होता है रिसर्च किया गया है दोस्तों। तो उसमें बताया गया है कि अलग अलग इनहिबिटर मिले। इनहिबिटर बी एब्सिशन एब्सिशन सेकेंड एंड डॉर्म और एंड डॉर्मिन। कौन कौन से इनहिबिटर बी एब्सिशन सेकेंड एंड डॉर्मिन। लेटर ऑल दीज थ्री वर प्रोवाइड एज केमिकली आइडेंटिकल। बाद में इन्हें देखा गया कि केमिकली आइडेंटिकल है। इट वाज नेम एज एब्सेसिक एसिड, उसका नाम दिए गए एब्सेसिक एसिड। अब लास्ट में एक साइंटिस्ट आए एच एस कजिन 1910 में confirm that reveal the volatile substance from the ripened orange that has stained the ripened or stored and unripened banana। क्या बोल रहा है दोस्तों? जो एच एस कजिन थे उन्होंने देखा कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस निकल रहा है, जो राइपेंड पका हुआ ऑरेंज है, पका हुआ ऑरेंज से कुछ ऐसा पदार्थ निकल रहा है जो उस जैसे पका हुआ ऑरेंज है उसको जो कच्चा कच्चा बनाना है उसके पास रख दिए तो उससे कुछ पदार्थ निकल रहा है जिससे वो कच्चा बनाना पक भी जा रहा है, मतलब जिससे वो कच्चा बनाना जो है पक जा रहा है, मतलब वो ग्रीन कलर से येलो कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं? वो ऐसा कौन सा था सब्सटेंस? वो था इथाइलिन, वो था इथाइलिन। लेटर द दिस वोलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड इथाइलिन एज अ गैसियस पीजीआर। किसके फॉर्म में? गैसियस पीजीआर जैसे इथाइलिन होता है। आइए अब इसे हम एक एक करके बात करते हैं, इथाइलिन, एक्सोजी, सब ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन सबके बारे में। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ऑक्सिन मतलब होता है टू ग्रो। ऑक्सिन मतलब क्या होता है? ग्रो। वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, पहले ह्यूमन यूरिन से ऑक्सिन को निकाला गया था। द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू इंडोल 3 एस्टिक एसिड। ऑक्सिन कहां से आया? इंडोल 3 एस्टिक एसिड से। टू अदर नेचुरल सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग द टू अदर नेचुरल्स एंड सिंथेटिक कंपाउंड हैव सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। They are generally producing by the growing apex of stems and root। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बेसिकली ग्रोइंग एपिक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स पे पाए जाते हैं। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू रीजन्स ऑफ देयर एक्शंस। अब लगे ऑक्सिन लाइक इंडोल एस्टिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट। कहाँ पाए गए? इंडोल एस्टिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड कहाँ से आइसोलेट किए हैं? प्लांट से। ठीक है। NaA naphthalene acetic acid and 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसीटेट, ये कैसे होते हैं? ये सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कौन सा नेचुरल ऑक्सीजन है, कौन सा सिंथेटिक ऑक्सीजन है, कई बार पूछा गया है। और 2,4 डी बेसिकली जो डाइकोटिलेडोनस वीड्स होते हैं, घास होते हैं, उनको किल करने में भी यूज हुआ था दोस्तों। यूज कहाँ किए थे? अमेरिका वाले जानते हो दोस्तों, वन ऑफ द नरसंहार किए थे वियतनाम में दोस्तों। ठीक है। वहां पे उन्होंने क्या किया था? वियतनाम के लोगों को ऊपर ऐसे ऐसे टेस्ट किए थे, ऐसे ऐसे कांड किए थे, क्या ही बताएं, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन वो लोग भी हारे नहीं दोस्तों। वियतनाम लोगों ने कि उनको मतलब अपना लोहा मनवाया दोस्तों। वहां पे ऐसे ऐसे ट्रैप लगाए ना, उनकी अम्मा नानी सब याद हो गई और वो वियतनाम छोड़ के अपने नानी के घर, अम्मा के घर भाग गए अमेरिका में। खैर छोड़ो, बात करते हैं। ऑल दिस ऑक्सीजन हैव बीन यूज एक्सटेंसिवली इन द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस। यही सब कहाँ यूज होते हैं? सभी ऑक्सीजन कहाँ यूज होते हैं? एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। हम लोग जो अपने घर पे खेती बाड़ी करते हैं छोटा छोटा बना के, वहां पे भी यूज होता है ऑक्सीजन का। ठीक है। दे हेल्प इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। जैसे दोस्तों हम स्टेम को कट कर देते हैं, उसको मिट्टी में लगा देते हैं, तो उसमें जो रूट आता है उसमें हेल्प करता है कौन? ऑक्सीजन।
ठीक है। एंड एप्लीकेशंस वाइडली यूज टू प्लांट प्रोपेगेशन, इसी को क्या बोलते हैं, प्लांट को प्रोपेगेट कराओ, प्लांट प्रोपेगेशन। ऑक्सिन प्रमोटिंग फ्लावरिंग, ऑक्सिन किसको प्रमोट करता है, फ्लावरिंग को, जैसे कि पाइनएप्पल में क्या कराता है, फ्लावरिंग कराता है। दोस्तों यहाँ पे भी ऑक्सिन में प्रमोट कर रहा है पाइनएप्पल में, अभी इथाइल में बताऊंगा वहां पे भी प्रमोट करेगा फ्लावरिंग, कंफ्यूज मत होइएगा। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट and leave to early drop at a but promote the abscission of older and mature leaf and fruits। क्या बोल रहा है दोस्तों, जो अभी अभी नए नए फ्रूट्स और लीफ बने हुए हैं प्लांट पे, जो प्लांट पे अभी अभी नए नए फ्रूट्स और लीव्स लगे हुए हैं, उनको गिरने से बचाता है, उनको गिरने से बचाता है। लेकिन प्रमोट करता है एब्सिशन, एब्सिशन मतलब होता है अलग होना, अलगाव होता है। जो ओल्ड मेच्योर फ्रूट्स होते हैं और लीफ होते हैं उनको गिरा देता है। जैसे प्लांट के ऊपर कुछ मेच्योर फ्रूट्स लगे रहेंगे, मेच्योर मतलब बहुत पहले से लीफ आ रही होगी और बहुत पहले से फ्रूट्स लगे होंगे, उनको क्या करेगा, तोड़ के गिर जाएगा। ऑक्सीजन कैसे होता है, ऑक्सीजन कहेगा भैया गिर जाओ, चलो चढ़ जाओ, और लीफ कहेगा निकल जाओ। लेकिन जो नए नए बच्चे आते हैं, छोटे छोटे लीव्स आते हैं, छोटे छोटे फ्रूट्स आते हैं, उनको बचा के रखता है कौन, ऑक्सीजन। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होगे। In most of higher plants, the growing apical bud inhibit the growth of lateral buds। क्या बोल रहा है, बहुत सारे हायर प्लांट होते हैं, वो ग्रोथ अपना अपना हाइट बढ़ाने के लिए वो अपने साइड की जो होती है वो कम कर देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन मोस्ट ऑफ हायर प्लांट ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स, जो एपिकल बर्ड्स होते हैं ग्रो करने के लिए, इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, जो लेटरल बर्ड में होते हैं, जो लेटरल साइड में स्टेम ऑफ ब्रांचेस निकलते हैं, उनको रोकते हैं कौन, इसी फिनोमिना को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंसी। एपिकल डोमिनेंसी किस में दिखाता है, ऑक्सिन में। एपिकल डोमिनेंसी कहाँ दिखाता है, ऑक्सिन में। ठीक है। रिमूवल ऑफ सूट टिप, इसे क्या बोलते हैं, डिकैप्टेशन। सूट के टिप को रिमूव कर देना, सूट के टिप को हटा देना, उसे क्या बोलते हैं, डिकैप्टेशन। यूजुअली रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। क्या करता है, अगर मान लीजिए हम एक सूट है उसको काट दे रहे हैं, बार बार काट दे रहे हैं, तो क्या होगा, हेज लाइक मेकिंग बन जाएगा, ग्रोथ ऑफ लेटरल। ठीक है। इट इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग, एंड कैन यू एक्सप्लेन वाई। दोस्तों जैसे हम लोग अपने स्कूलों में देखे होंगे, वहां पे प्लांट होता है, उसको काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, तो उसका हेज बन जाता है और बड़ा अच्छा लगता है उसमें फहराते हुए, यहाँ चले जाओ, मजा आता है उसपे, तो हेज बन जाता है। और टी प्लांटेशन में भी यही होता है दोस्तों, वहां पे उसको काट देते हैं, उसके ऊपर वाले सूट के टिप को काट देते हैं और वो हेज बन जाता है। ये क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऑक्सीजन है दोस्तों, ऑक्सीजन की वजह से लेटरल वाले बर्ड जो है बन नहीं रहे थे, इसलिए उसको हटा दिए। जब ऊपर वाले काट दिए तो इसलिए ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन का रोल खत्म, तो यहाँ पे साइड में क्या बनेगा, हेज बनेगा। फिर से आ रहा है, फिर से काट दो, फिर से हेज बन जाएगा, फिर से आ रहा है, फिर से काट दो, फिर से हेज बन रहा है। समझ गए कि नहीं, ये हेज मेकिंग बनता रहता है और यहाँ से छटाई होती रहती है और चाय की बत्ती आती रहती है, हम लोग चाय पीते रहते हैं, ऐसे मजे करते रहते हैं। समझ गए कि नहीं, आई होप यहाँ पे समझ गए होगे। और गार्डनिंग में भी यूज करते हैं ऐसा हेज मेकिंग का काम। चलिए, यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस शो कर रहा है, समझ गए कि नहीं, एपिकल डोमिनेंस हो रहा है। अब हम सूट के टिप को हटा देते हैं, क्यों हटाते हैं, एपिकल डोमिनेंसी को खत्म करने के लिए। वहां पे टी प्लांटेशन में यूज करते हैं, हेज मेकिंग में भी यूज करते हैं, जो गार्डन में हम हेज मेकिंग करते हैं। समझ गए कि नहीं, आइए आगे बात करते हैं। आगे ताला तोड़ेंगे, जूम करेंगे, लीजिए जूम करिए, अब बात करते हैं। ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, ऑक्सिन क्या करता है, इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी। दोस्तों पार्थिनोकार्पी क्या होता है, इन टोमेटो सीडलेस फ्रूट बनाता है। दोस्तों पार्थिनोकार्पी होता है सीडलेस फ्रूट बनाना, वो होता है पार्थिनोकार्पी। दे आर वाइडली यूज, ऑक्सिन जो होते हैं वाइडली यूज इन कहा, हर्बीसाइड में यूज होते हैं, जैसे कि 2,4 डी यूज होता है, वाइडली यूज किल्स डाइकोटिलेडन बीज। कई बार पूछा है कौन सा बीज यूज होता है किल करने के लिए, डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन नहीं, डाइकोटिलेडन। डज नॉट अफेक्ट, दोस्तों डज नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकोटिलेडन प्लांट, मेच्योर मोनोकोटिलेडन प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। 2,4 डी डालोगे तो डाइकोटिलेडन जो वीड्स होते हैं उनको खत्म कर देगा। समझ गए कि नहीं। इट इज यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय द गार्डन। दोस्तों जो गार्डन में जो होता है बहुत सारे घास फूस हो जाते हैं, तो वहां पे 2,4 डी बीट्स डाल देते हैं, उससे क्या करता है, डाइकोटिलेडन प्लांट को हट जाता है, वहां पे मोनोकोटिलेडन प्लांट उगते हैं। ऑक्सिन आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन कौन कराता है, ऑक्सिन, एंड हेल्प इन द सेल डिवीजन, और लास्ट में किसमें, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। समझिए क्या क्या करता है, सेल डिवीजन, जाइलम डिफरेंशिएशन, पार्थिनोकार्पी, और तो किल्स वो क्या किल्स डाइकोटिलेडन प्लांट्स, और
क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस शो करता है, और क्या करता है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करता है, और क्या करता है वो जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं, छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, उनको बचा के रखता है, और जो बड़े बड़े लीव्स होते हैं, बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं, उनको गिरा देता है, एब्सिशन करा देता है। ठीक है, सेनेसेंस करता है छोटे छोटे लीव्स को, मतलब सॉरी, जो छोटे छोटे लीव्स को होते हैं उनको बचा के रखता है, फ्रूट्स को बचा के रखता है, और जो बड़े फ्रूट्स होते हैं, बड़े लीव्स होते हैं, उनको गिरा देता है, एब्सिशन कर देता है। आई हो समझ गए होगे। अगर समझ गए होगे तो चलिए आगे बात करते हैं दूसरे पे, जिसका जिसका नाम है जिब्रेलिन। क्या नाम है दोस्तों, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या होता है, आइए बात करते हैं। जिब्रेलिन अनदर काइंड ऑफ प्रमोटर होता है पीजीआर का। ठीक है, दे आर मोर देन 100 जिब्रेलिन, यहाँ पे बहुत सारे जिब्रेलिन है, सबसे ज्यादा रिपोर्टेड वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांटेज। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, फंजाई और हायर प्लांटेड में दोनों में देखा गया है, फंजाई में भी देखा गया, हायर प्लांटेड। अगर ओनली फंजाई करके है गलत बात, ओनली हायर प्लांट गलत बात, दोनों में, हाँ दोनों में, फंजाई और हायर प्लांटेड में देखा गया है। दे आर डिनोटेड एज G1, G2, G3 and so on. However, Gibberellic acid G3 was one of the first Gibberellin to discover the, दोस्तों जो जिब्रेली GA3 है वो सबसे पहले देखा गया था, उन्हें सबसे पहले खोजा गया था, एंड रिमेन मोस्टली यूज इन स्टडी ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, और यही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है स्टडी के फॉर्म में। चलिए आगे बात करते हैं, क्या है, ऑल जिब्रेलिन एसिडिक, सभी जिब्रेलिन कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द प्लांट, बहुत ज्यादा अपना रिस्पॉन्स करते हैं किस पे, प्लांट पे। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन प्लांट क्या होता है, मतलब दोस्तों देखिए, एक प्लांट छोटा है, बौना है, अगर उसके ऊपर हम जिब्रेलिन का छिड़काव कर दें तो वो बड़ा प्लांट बन जाता है, ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया, समझ गए। ये जेनेटिक में पढ़ाया जाता है, मैं यहाँ पे भी दिया तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। प्लांट बौना है, छोटा है, उसके ऊपर जब जिब्रेलिन का छिड़काव कर देंगे तो बड़ा प्लांट बन जाएगा, तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया, समझ गए। आई होप समझ गए होगे। देयर एबिलिटी टू कॉज इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस एंड इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्राफ स्टैक, क्या करता है ये, इसके ये क्या करता है, जिब्रेलिन का जब छिड़काव कर दोगे तो इसका जो क्या करेगा, जो ग्रेप्स का स्टॉक होता है, जो उसका गुच्छा होता है, उसके गुच्छे को इंक्रीज कर देगा। जब उस गुच्छा इंक्रीज होगा तो उसमें और अंगूर लग जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, अंगूर के और प्रोडक्शन को बढ़ाता है, समझ गए। जिब्रेलिन कॉज फ्रूट फ्रूट जिब्रेलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट टू इम्प्रूव इट्स शेप। दोस्तों पहला क्या किया, ग्रेप्स के स्टॉक को इंक्रीज कराया, दूसरा पहले क्या किया, जो छोटे प्लांट हो उसे बड़ा प्लांट बनाया, दूसरा क्या किया, जो ग्रेप्स है उसके स्टॉक को बढ़ाया, तीसरा काम क्या किया, जो एप्पल होता है वो छोटे एप्पल से बड़े एप्पल में कन्वर्ट करता है। आजकल लोग बड़े एप्पल देख के खाते हैं, छोटा एप्पल को उसके भाव ही नहीं देते हैं, ये छोटा एप्पल है। ठीक है, समझिए। दे डिड नॉट दे आल्सो डिले सेनेसेंस। अब ये सेनेसेंस क्या होता है, बुढ़ापा होता है, सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, ये बुढ़ापा को कम करते हैं दोस्तों, जैसे थस the fruit can be left on a tree longer so as to extend the market period। देखो कुछ क्या होते हैं, फ्रूट जो होते हैं हो जाते हैं पहले, जैसे एप्पल हुआ पहले हो गया, अब उसके ऊपर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दो, उसके तो एक सेप पहले बढ़ जाएगा, और दूसरा क्या करेगा, वो उसको रोक के रखेगा पेड़ पे, जैसे मार्केट पीरियड आएगा तब वहां पे तोड़ा जाएगा। ठीक है, इनको बुढ़ापा होने से, जैसे मान लो कुछ बुढ़ाने लगते हैं, छोटे हो जाते हैं ना, तो उनको बुढ़ापा होने से रोकता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं, उसको ताजा बना के रखने का ही काम करता है, समझ गए। जिब्रेल GA3 इज यूज्ड इन माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीवरेज इंडस्ट्री। दोस्तों अल्कोहल बनाने में भी GA3 का यूज होता है, ओ माय गॉड, अब तो बहुत लोग यूज करेंगे। गलत बात, अल्कोहल पीना गलत बात है, शराब दारू और सिगरेट गलत बात है, ये सब बगावत करो। ठीक है, और क्या ही बोले, और मत पूछो। ड्रग्स गांजा सब चीज भी बगाया करो। ठीक है, GA3 इज यूज्ड इन, किस में यूज होता है, माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीवेज इंडस्ट्री में, किस में यूज होता है, अल्कोहल बनाने में यूज होता है ब्रीवरेज इंडस्ट्री में। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। आगे क्या है, सुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज सुगर इन द स्टेम। देखिए जो सुगर केन होता है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है अपने स्टेम में। ठीक है, जो मीठा मीठा आता है, ठीक है, आपको गन्ना पता है, उसके उसमें क्या आता है, मीठा मीठा स्वाद आता है, पूरा रसीला भरा होता है, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है बेसिकली, समझ गए। स्प्रेइंग, अगर हम उसके ऊपर स्प्रे कर दें, पूरे पूरे गन्ने के खेत के ऊपर हम क्या कर दें, स्प्रे कर दें, किसका, जिब्रेलिन का, स्प्रेइंग सुगर कैन क्रॉप
विथ जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेमेन। अब उसके लेंथ को बढ़ा देगा, इंटरनोडल इलोंगेशन, सॉरी उसकी लेंथ को बढ़ा देगा, यहाँ पे इंटरनोडल नहीं, इसके लेंथ को बढ़ा देगा। पहले पहले होता था 5 सेंटीमीटर का, अब होने लगेगा 50 सेंटीमीटर का, इसके लेंथ को बढ़ा देगा, ठीक है। थस इंक्रीज यील्ड एज मच बाई 20 टन पर एकड़, एक एकड़ में 20 टन ज्यादा होने लगता है दोस्तों। पहले जो एक एकड़ में जो पांच 5 टन ही होता था, एक एकड़ में 5 टन ही होता था, अब एक एकड़ में 20 टन होने लगा, 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा समझ लो। समझ गए कि नहीं, अगर आप जिब्रेलिन का छिड़काव करेंगे तो, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। फिर आते हैं स्प्रेइंग ऑफ जुवेनाइल कॉनिफर, जुवेनाइल कॉनिफर पे स्प्रे करते हैं विथ जी हैस्टन द मैच्योरिटी पीरियड। जब जुवेनाइल जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसके ऊपर स्प्रे कर देगा, उसके मैच्योरिटी पीरियड तक रोक के रखता है, थस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। अब इससे क्या होता है, जल्दी से सीड प्रोड्यूस भी कर देता है, ठीक है। जिब्रेलिन आल्सो प्रमोट बोल्टिंग, क्या करते हैं, बोल्टिंग को भी प्रमोट करता है, जैसे इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट बिफोर जस्ट पायरियोन टू फ्लावरिंग, जैसे कि किसमें, बीट में, कैबेज में, एंड मेनी प्लांट्स ऑफ विद रोजेट ऑफ हैबिटाट्स, रोजेट ऑफ हैबिटाट्स में, रोजेट हैबिटाट में, ठीक है। समझ गए नहीं, क्या क्या करता है आप बताइए। पहले देखिए, छोटे प्लांट से बड़े प्लांट में बनाता है, छोटे प्लांट को बड़े प्लांट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। पहले छोटे प्लांट्स को बड़े प्लांट में कन्वर्ट करता है। दूसरा क्या करता था, दूसरा ग्रेप्स के स्टॉक को बड़ा करता था, ग्रेप्स के स्टॉक को बड़ा करता था, जो उसके लेंथ को बड़ा करता था, और एप्पल की साइज को बड़ा करता था, एप्पल के साइज को बड़ा करता था, और उसके स्प्रे करोगे तो उसमें उसके टाइम तक, जब उसके मार्केट पीरियड आएगा तब तक वहां पे रोक के रखता था, सेनेसेंस करता था, फ्रूट में सेनेसेंस लाता था, कौन, जिब्रेलिन, ठीक है। और फिर क्या करता था, GA3, जो GA3 था वो माल्टिंग प्रोसेस में यूज होता था, या ब्रीवरेज इंडस्ट्री में जैसे दारू बनाने में यूज होता था। और फिर चौथा प्रोसेस हो गया, पांचवा प्रोसेस में क्या होता था, शुगर केन स्टेम को बढ़ा देता, शुगर केन की स्टेम बढ़ा देता, जहां पे एक एकड़ में 20 टन का इजाफा करा देता था। फिर इसके बाद स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर, जुवेनाइल कॉनिफर पे जब स्प्रे करेंगे तो वो जल्दी से सीड मेच्योर करने लगा, मतलब अर्ली सीड प्रोडक्शन करेगा, जल्दी जल्दी सीड देगा, समझ गए। और और लास्ट में जिब्रेलिन प्रमोट करेगा बोल्टिंग को, किसको, बोल्टिंग को। क्या करता है, इंटरनोडल इलोंगेशन करेगा, इंटरनोडल इलोंगेशन करेगा, जैसे बीट में, कैबेज में, एंड मेनी ऑफ रोजेड हैबिटाट में, समझ गए, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं। आई होप समझ गए होगे। अगर यहाँ समझ गए हो, आइए बात करते हैं साइटोकाइनिन, किसकी बात करेंगे, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेस वे एंड वर डिस्कवर एज काइटिन, और वर डिस्कवर एज काइटिन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आइडिनिन, प्यूरिन होता है, आइडिनिन क्या होता है, प्यूरिन होता है, ठीक है। फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए, कहां से, ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए से काइटिन निकला है, ठीक है। काइटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन अ प्लांट, प्लांट में काइटिन नेचुरली नहीं पाया जाता है दोस्तों। सर्च ऑफ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ साइटोकाइनिन लाइक एक्टिव लीड टू द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन फ्रॉम द कॉर्नकर्न एंड कोकोनट मिल्क। दोस्तों, अभी जब साइटोकाइनिन नहीं मिला तो उसका सर्च करने लगे साइंटिस्ट, प्लांट में ऐसा कौन सा चीज पाया जाएगा नेचुरली, तो वहां पे आइसोलेट किए उन्होंने जियाटिन, क्या पाया, जियाटिन फ्रॉम द कॉर्नकर या कोकोनट मिल्क से, ठीक है। Since the discovery of G18, several natural occurring cytokinin and some synthetic compound with the some synthetic compound with the cell division promoting activities have identified। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करने की एक्टिविटी होती है, जैसे मैंने बताया। तब पहले साइटोकाइनिन ज्यादा, ऑक्सिन कम, तो वहां पे सेल डिवीजन होता है, क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। मैंने शायद वहां पे लिखा नहीं था, आइए लिख देते हैं, इसमें था कि नहीं, इसमें, इसमें था शायद, इसमें तो होना चाहिए, नेक्स्ट पेज पे था। एक मिनट, यहाँ पे लिखा था, हाँ, यहाँ पे क्या करेगा, सेल डिवीजन, CD से लिख दे रहा हूँ, सेल डिवीजन, समझ गए, आप समझ जाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं, इसी पे था। नेचुरल साइटोकाइनिन, नेचुरल साइटोकाइनिन आर, नेचुरल साइटोकाइनिन क्या होते हैं, आइए बताते हैं नेचुरल साइटोकाइनिन कौन होते हैं। पहले ताला तोड़ेंगे फिर जूम कर लेंगे, लीजिए जूम कर लिया। नेचुरल साइटोकाइनिन आर synthesized इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन ऑकर। बेसिकली जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है और शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, या यंग फ्रूट्स होते हैं, वहां पे नेचुरल साइटोकाइनिन पाया जाता है। रूट एपिकल मेरिस्टेम डेवलपिंग और शूट बर्ड्स में भी पाया जाता है, और यंग फ्रूट्स में पाया जाता है साइटोकाइन, ठीक है। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्या प्रोड्यूस करता है, नया लीव्स,
क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लीव्स में क्या लाता है, क्लोरोप्लास्ट लाता है। लेटरल सूट ग्रोथ, लेटरल सूट ग्रोथ लाता है। एडो एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन, और सूट फॉर्मेशन करता है एडवेंटिशियस जो सूट फॉर्मेशन होता है। साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंसी, अब यहीं से समझ लीजिए ये। अब ये क्या करता है, ये एपिकल डोमिनेंसी को कम करता है, उसे रोक के रखता है, और जो लेटरल ग्रोथ होता है उसको बढ़ाता है। दे प्रमोट न्यूट्रिय दे ये प्रमोट करते हैं लेटरल ग्रोथ। और फिर क्या करता है, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले लीफ सेनेसेंस। और ये क्या है, लीव सेनेसेंस करते हैं यहाँ पे, लीव सेनेसेंस। वो फ्रूट सेनेसेंस करता था, ये लीव सेनेसेंस करता है, समझ गए कि नहीं, लीव सेनेसेंस ये करता है। आई होप समझ गए होगे। वहां पे जिब्रेलिन क्या करता था, फ्रूट सेनेसेंस करता था। ये यहाँ पे लीफ को बचा के रखता है पेड़ों पे, समझ गए, सॉरी लीफ को बुढ़वाता है जल्दी, लीफ सेनेसेंस को बचा के रखता है, डिले डिले करता है ना, डिले करता है लीफ सेनेसेंस, ठीक है। जो लीफ में जल्दी बुढ़ापा ना आए उसको कम करता है कौन, साइटोकाइनिन, समझ गए। आई होप समझ गई होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं, एक पॉइंट है, साइटोकाइनिन इज एंटागोनेस्टिक टू द ऑक्सिन। क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ, साइटोकाइनिन इज एंटागोनेस्टिक टू ऑक्सिन। एंटागोनेस्टिक मतलब क्या होता है, उसके अपोजिट, साइटोकाइनिन के अपोजिट है ऑक्सिन। क्या ये सही बोल रहा हूँ, हाँ दोस्तों सही बोल रहा हूँ। इस स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ जो एपिकल डोमिनेंस को कम कर रहा है। ऑक्सिन क्या करता था, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता था, यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करा, इसलिए एंटागोनिस्टिक हो जाएगा, समझ गए। आई होप समझ गए होंगे। और साइटोकाइनिन बेसिकली दोस्तों स्टोमेटल ओपन में काम करता है, ये स्टोमेटल क्लोजर में काम करता है ऑक्सिन, एबीए यहाँ पे स्टोमेटल ओपन में काम करता है कौन, साइटोकाइनिन। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, इथाइलिन की बात करते हैं। इथाइलिन क्या होता है, इथाइलिन इज अ सिंपल गैसियस पीजीआर होता है। इट इज सिंथेसिस इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस, जो बुढ़ापा में जाते हैं या राइपनिंग ऑफ फ्रूट जाते हैं, जो फ्रूट को पका, जो फ्रूट पकता है वो ज्यादातर यही निकालते हैं इथाइलिन, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड्स, इसका इन्फ्लुएंस क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, swelling of axis and apical hook formation in dicotyledonous seedling। जो डाइकोटिलेडोनस सीडलिंग होती है उसमें एपिकल हुक का फॉर्मेशन कौन करता है, यही करते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है सीडलिंग का, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस कराता है, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स, इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल रेस्पॉन्स दोस्तों, रेस्पॉन्स बोलते हैं। ये जो तीनों चीज हो रहा है, इस तीनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, ट्रिपल रेस्पॉन्स बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे। इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस, इथाइलिन क्या प्रमोट करता है, सेनेसेंस। ये बुढ़ापा को प्रमोट करता है, कहे कि जल्दी बढ़ जाओ, जल्दी बढ़ जाओ, जल्दी बूढ़े हो जाओ। और एंड एब्सिशन कराता है, और क्या करता है, अलगाव कराता है, एब्सिशन ऑफ किसका, प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर को। और यहाँ पे फ्लावर और लीव्स को क्या कहेगा, भैया तुम हमसे अलग हो जाओ, फैलिया तुम हमसे अलग हो जाओ, चले चले जाओ जल्दी से, करा देगा, ठीक है। क्या प्रमोट कराएगा, एब्सिशन और सेनेसेंस प्रमोट करता है, समझ गए कि नहीं, समझ गए। इसलिए ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में भी आता है। फिलहाल यहाँ पे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों होता है, लार्जली इनहिबिटर होता है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रमोट कर रहा है सेनेसेंस, सेनेसेंस क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है किसको, लीफ और फ्लावर को, ठीक है। क्या भैया तुम जल्दी से बूढ़े हो जाओ और गिर जाओ, ठीक है। और एब्सिशन करा रहा है, एब्सिशन क्या होता है, वो अलगाव, जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या कहेगा, भैया अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, ठीक है। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपेनिंग, फ्रूट राइपेनिंग में हाईली इफेक्टिव होता है कौन, इथाइलिन। इट इनहांस, इथाइलिन इनहांस रेस्पिरेटरी रेट, जब कोई चीज पक रहा है तो वहां पे उसका पक जल्दी क्यों रहा है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, इस रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जब राइपनिंग, जब फ्रूट पकने लगेगा तो उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, वहां पे सांस लेने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, इसलिए पक रहा है। दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटिक क्लाइमेटिक, ये जो राइस, ये राइज हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है रेस्पिरेशन का रेट, इसी बोलते हैं रेस्पिरेटिक क्लाइमेट्री, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक बोलते हैं, समझ गए। आई होप समझ गए होगे। अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं ना, आइए आगे बात करते हैं ना, आगे क्या बात करते हैं यहाँ पे, इथाइलिन, ओके, हाँ,
इथाइलिन ब्रेक्स सीड बर्ड डोरमेंसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। क्या करते हैं? इथाइलिन ब्रेक करते हैं बर्ड सीड या बर्ड डोरमेंसी, सीड या बर्ड डोरमेंसी जो होती है, सीड डोरमेंसी वहां पे जो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं उसके ब्रेक करता है। एंड इनिशिएट जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड्स, और जो पीनट सीड होते हैं जो, अरे यार पीनट नहीं जानते हो, मूंगफली, उनके सीड को क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं ग्रो करने के लिए। और स्प्राउट लाते हैं, जो आँखा आता है, जो ट्यूबर होता है, आलू के ऊपर जो बड होता है उसको स्प्राउट कराते हैं कौन? इथाइलिन। इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोडल इलोंगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, रैपिड इंटरनोडल इलोंगेशन ऑफ डीप डीप वाटर इन राइस प्लांट। कौन कराता है? रैपिड, जो राइस प्लांट होते हैं उसके इंटरनोडल इलोंगेशन को बढ़ाते हैं, जिससे उसके प्लांट की हाइट बढ़ जाए, राइस प्लांट की हाइट बढ़ जाए। समझ गए? कौन कराता है? इथाइलिन कराता है। इट हेल्प्स लीफ और अपर पार्ट ऑफ द सूट टू रिमेन अबव द वाटर। ये क्या करता है? जो लीफ और सूट होते हैं वाटर के ऊपर रहे, कौन कराता है? इथाइलिन। दोस्तों आपको पता होगा ये जो राइस प्लांट होता है, खेती तभी करते हैं जब बारिश का समय आता है, तो उस समय बहुत ज्यादा जब बारिश हो जाता है तो वहां पे सूर्य भगवान किरण नहीं पहुंच पाता है। तो सूर्य भगवान किरण पहुंचने के लिए जो इथाइलिन क्या करता है, उसके जो लीफ होते हैं और जो उसके सूट होते हैं उसको अबव द पानी के ऊपर रखने के लिए ये इथाइलिन जल्दी जल्दी काम करेगा, उसको इंटरनोडल इलोंगेशन बढ़ाएगा। समझ गए कि नहीं? इंटरनोडल इलोंगेशन बढ़ाएगा। आई होप समझ गए होगे। इथाइलिन आल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, thus help in the plant to increase the absorption surface area। क्या करता है ये? रूट हेयर फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है, रूट हेयर फॉर्मेशन या रूट ग्रोथ करा देता है, टू थस इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब कराना जल्दी जल्दी चाहता है। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग और फॉर सिंड्रोजिक फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। अब यहाँ पे देखिए, फ्लावरिंग कराता है और सिंक्रोजिंग ऑफ फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। वहां पे भी फ्लावरिंग करा रहा था ऑक्सिन में भी, यहाँ पे भी और फ्लावरिंग करा रहा है ऑक्सिन, मतलब इथाइलिन का भी, किसमें? पाइनएप्पल में। समझ गए? आई होप समझ गए हो गए। इट इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में भी फ्लावरिंग कौन कराता है? यही कराता है दोस्तों। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। मैंगो में भी फ्लावरिंग कौन कराता है? इथाइलिन ही कराता है। सिंस इथाइलिन regulates so many physiological process, it is one of the most widely used PGR in agriculture। दोस्तों एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा प्लांट ग्रोथ होता है? ये होता है आपका पीजीआर में। कौन सा प्लांट ग्रोथ होता है, मतलब पीजीआर में कौन सा होता है? ये आपका इथाइलिन होता है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन एज इथोफेन। दोस्तों जो हम मार्केट से लाते हैं इथाइलिन के फॉर्म में, इथोफेन लाते हैं मार्केट में। इथोफेन जो होता है एक्वस सोल्यूशन होता है इन रीडली एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथाइलिन एज अ स्लोली। क्या बोल रहा है? एक्वस, देखिए इथाइलिन जो होता है, इथोफेन जो होता है वो एक एक्वस सोल्यूशन होता है। किसका? इथाइलिन का। वो क्या करता है? प्लांट में, प्लांट वो एब्जॉर्ब करेगा और वो धीरे धीरे इथाइलिन को निकालेगा, धीरे धीरे इथाइलिन को निकालेगा। समझ गए? इथोफेन एक लिक्विड फॉर्म में होता है, प्लांट जब इसे एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगा? इथाइलिन धीरे धीरे निकालेगा। इथोफेन hasten fruit ripening in tomato and apples and accelerate the abscission in flowers and fruits। क्या बोल रहा है? इथोफेन क्या करेगा? फ्रूट राइपेनिंग और करेगा किसमें? टोमेटो और एप्पल्स में, और एसिलरेट करेगा एब्सिशन, एब्सिशन को बढ़ावा देगा, मतलब हट जाओ भैया, फ्लावर और फ्रूट्स को निकाल देगा। किसमें? फ्लावर और फ्रूट्स को हटा देगा। किसका करेगा? थिनिंग ऑफ, जैसे थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। किसका थिनिंग करेगा? वाटर, चेरी और वॉलनट। इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकम्बर, देयर बाय इंक्रीज द यील्ड। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। फीमेल फ्लावर किसमें करता है? फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर कौन करता है? इथाइलिन करता है, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ कुकुम्बर। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए। आइए लास्ट टॉपिक की बात करते हैं अपना आज का, दैट इज एब्सिशन। एब्सिशन क्या होता है? As mentioned earlier, abscisic acid ABA was discovered. It roles of regulation of abscission and dormancy. But like other PGR, it also has other wide range effect on the PGR, plant growth and development। और भी अदर एक्टिविटीज होते हैं एब्सिशन के। कैसे? इट एक्ट एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ज्यादातर ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है, और एब्सोल्युटली होता ही है। एंड इनहिबिटर एज ऑफ प्लांट मेटाबोलिज्म, और इनहिबिट करता है किसका? प्लांट मेटाबोलिज्म को
जो प्लांट मेटाबॉलिज्म होता है उसको इनहिबिट करता है दोस्तों, ठीक है। एबीए इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन, एबीए किसे इनहिबिट करता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। एबीए किसके इनहिबिट करता है, सीड जर्मिनेशन को रोकता है, ठीक है। एबीए स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये किसमें करता है, जो स्टोमेटा ओपन रहता है उसे, जैसे लीफ होता है, लीफ में स्टोमेटा वो ओपन रहता है, ओपन फॉर्म में होता है, इसे ओपन है, ओपन फॉर्म में इसे क्लोज करेगा, ठीक है। एबीए किसका करेगा, क्लोज करेगा। लेकिन ओपन कौन करता है, ओपन करता है साइटोकाइनिन, ओपन कौन करता है, साइटोकाइनिन, ओपन कौन करता है, साइटोकाइनिन, क्लोज कौन करता है, एबीए। समझ गए क्या है ये। Increase the tolerance of plant to various kind of stress, therefore it is also called stress hormone दोस्तों। इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, जब अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह का स्ट्रेस आ जाता है उसमें टॉलरेंस लेवल क्षमता बढ़ा देता है कि तुम सहने की क्षमता रखो, ये कौन करता है, एबीए रखता है। इट इज स्ट्रेस हार्मोन। एबीए प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करता है, आइए बात करते हैं, ताला को तोड़ेंगे और जूम कर लेंगे। एबीए प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सीड डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में, डोरमेंसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, एबीए, एबीए, ठीक है। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी, डोरमेंसी को इंड्यूस करता है एबीए, एबीए हेल्प इन द सीड, seed heavy helps seed withstand desiccations of and other factor available and other factor unfavorable for growth। दोस्तों जो सीड को क्या करता है उसमें डेसिकेशन में हेल्प करता है, डेसिक मतलब उसे ब्रेक डाउन में करता है जिससे वो जर्मिनेट करे, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ सिचुएशन एबीए एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जीए, ठीक है। एबीए किसकी तरह काम करता है, जीए की तरह काम करता है। एंटागोनिस्टिक होता है किसका, जिब्रेलिन एसिड की तरह होता है, क्योंकि जिब्रेलिन एसिड क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता था, मतलब वहां पे जर्मिनेट करता है, ये इनहिबिट करता है, समझ गए। we we may summarize that for any and every phase of growth, differentiation, development of plant on other plant growth regulator has some role of play, such roles could be complementary and antagonistic, या उसके या उसका साथ होता है या उसका अपोजिट होता है, समझ गए। दिस कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक, ये अपने आप में भी होता है और मिलजुल के भी होता है। सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स वेयर मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट एंड अफेक्ट इवेंट्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं, एक ही साथ में कई सारे पीजीआर इंटरेक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल में डोरमेंसी इन अ सीड बर्ड, एब्सिशन, senescence and apical dormancy। Remember the role of PGR is only one kind of intrinsic control, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PGR is only one kind of intrinsic control होता है, और कौन सा इंट्रेंसिक, इंटरसेलुलर इंट्रेंसिक होता है। Along with genomic control and extrinsic factor, there play an important role in plant growth and development में। एक्सटेंसिक ग्रोथ और जीनोमिक कंट्रोल के मिलके ये क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट कराते हैं। मेनी ऑफ एक्सटेंसिक फैक्टर, जैसे कि बहुत सारे एक्सटेंसिक फैक्टर में क्या कहते हैं, सच टेम्परेचर, लाइट, कंट्रोल्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाया पीजीआर। सम ऑफ द सच कुड बी इवेंट वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, प्लांट मूवमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। वी शैल डिस्कस ब्रीफली लाइट एंड टेम्परेचर, बोथ ऑफ देम एक्सटेंसिव फैक्टर ऑन इनिशिएशन ऑफ फ्लावर, ये कैसे दोनों है, एक्सटेंसिव फैक्टर होते हैं। बाकी समरी बचा है दोस्तों, अब इस समरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको ये बता ही दूँ, डेवलपमेंट सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होता है, प्लांट एग्जिबिट प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट, ठीक है। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ तक आ गए हैं तो अब ये चैप्टर हुआ समाप्त, और मैं लास्ट में आपको देना चाहूंगा प्यारा प्यारा सा बढ़िया सा क्या, थैंक यू दोस्तों, क्या देना चाहूंगा, थैंक यू दोस्तों, आप यहाँ तक आए और पढ़े और मजे के साथ ये चैप्टर खत्म कर दिए दोस्तों। चलिए एक प्यारी सी स्माइल दिया जाए आपको और यहाँ से विदाई लिया जाए, और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए, खुश रहिए और एंजॉय करिए दोस्तों। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, यही क्या है, लाइफ है, और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।